तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपकी भाषा संस्कृत होती है उसकी महामैराथन क्लास की आज बात करी जाएगी। देखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली आज आपकी जो संस्कृत की महामैराथन क्लास है। आज की वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की संस्कृत की महामैराथन आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही से देखने को मिल जाएंगे। क्यों? सेम पैटर्न रहता है इसका। देखिए, कुछ आपको जरूरी बात बताता हूं मैराथन क्लास को कराने से पहले। जो आपकी लैंग्वेज होती है संस्कृत, ये आती है आपके 30 नंबर की। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके। तो जो आपकी संस्कृत 30 नंबर की आती है, इसमें आपके 15 नंबर में आते हैं आपके गद्यांश और काव्यांश। 15 नंबर में आते हैं आपके गद्यांश और काव्यांश। तो 15 नंबर में जो आपके गद्यांश और काव्यांश आते हैं, ठीक है, ये इस बार आपको ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे सोल्व, पिछली बार की तरह ऑफलाइन नहीं है पेपर, ठीक है। तो 15 नंबर में तो आपके ये आते हैं। व्याकरण देखने को आपको नहीं मिलती आपको सीटेट के एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आते हैं? मुश्किल से 2 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके व्याकरण से देखने को मिलते हैं, और ये आपके मोस्टली गद्यांश और काव्यांश से देखने को मिलते हैं। कभी कभी देखा गया है संस्कृत के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपके पेडागोजी में भी दे देता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा ग्रामर नहीं आती। तो 15 नंबर में गद्यांश और काव्यांश आएंगे। लेकिन जो बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, तो बाकी के 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी। बाकी के 15 नंबर में आती है आपकी जो संस्कृत की जो पेडागोजी होती है। जो आपके जो 15 नंबर ये होते हैं, ये कॉमन से टॉपिक है, लगभग 20 ऐसे टॉपिक है, उन्हीं में से आपके पूरे 15 नंबर हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कोई चेंज नहीं होता, हर बार वैसे ही देखने को मिलते हैं, ठीक। सिलेबस के अंदर भी सेम आपके चैप्टर गिवन है। तो इन्हीं टॉपिक को आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। देन उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन भी लूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आज किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आप लोग देख लेना। देखने के बाद आपकी संस्कृत की टेंशन खत्म हो जाएगी। उससे अलावा एक और जरूरी बात, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज हिंदी ली होगी। अगर आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज या मान लीजिए सेकंड भी अगर हिंदी ली हुई है, यानी हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और संस्कृत आप लोगों ने ली हुई है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों कॉमन है आपकी, दोनों सेम है आपकी, सेम पैटर्न है। जैसे 30 नंबर की आती है, हिंदी में भी गद्यांश और काव्यांश आते हैं जैसे संस्कृत में आते हैं, और हिंदी में भी बाकी नंबर में पेडागोजी आती है, और सेम टॉपिक है। आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने मेरी हिंदी वाली महामैराथन क्लास ली होगी ना, तो संस्कृत के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सोल्व कर दोगे। सेम यही वो 20 टॉपिक है जो आपके 15 नंबर के आपके संस्कृत में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। कोई भी बदलाव इनके अंदर नहीं है। मैं तो एक बार को सोच रहा था कि चलो हिंदी के माध्यम से संस्कृत को कंप्लीट करा दूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अलग से ही महामैराथन क्लास दी जाए, ताकि इसमें भी बच्चों को नई चीजें मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें अपनी तरफ से और बताऊंगा, वरना हिंदी के अंदर और संस्कृत के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर जो आप लोगों ने ली हुई है। सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चन है, और सेम पूछने का उनका तरीका है। बस बस क्वेश्चन वहां पर आपको हिंदी में दिया हुआ है एक के अंदर, और दूसरे में अंदर वही क्वेश्चन आपको संस्कृत में दिया हुआ है, ठीक। तो आप लोगों के लिए बड़ा बोनस पॉइंट है ये, जो आपकी भाषा होती है हिंदी और संस्कृत होती है। आप लोगों ने मेरी बात को समझी, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों के सेम टॉपिक है। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा 20 टॉपिक, और जो हिंदी की महामैराथन क्लास में मैं आपको करा चुका हूं, सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चन बनते हैं उनमें से, ठीक है। ग्रामर नहीं पढ़नी, 2 से 4 नंबर के लिए आपको ग्रामर नहीं पढ़नी अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं महामैराथन क्लास की शुरुआत। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट है जो बच गए उनकी मैराथन क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और चलाने वाला हूं। मैंने सीडीपी की महामैराथन क्लास के माध्यम से सीडीपी पूरी कंप्लीट करा दी, ईवीएस आपकी कंप्लीट करा दी, जो आपकी एनसीईआरटी होती है, मैथ्स मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, जो मैथ्स की पेडागोजी होती है और न्यूमेरिकल होते हैं, दोनों ही महामैराथन क्लास में कंप्लीट करा दी। एक सभी सब्जेक्ट की कॉमन पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा दी। हिंदी मैंने कंप्लीट करा दी, हिंदी कल ही कंप्लीट हुई थी आपकी, और आज आपकी संस्कृत कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या बचेगी? आपकी इंग्लिश बचेगी, और कल होगी आपकी सोशल साइंस की क्लास, एसएसटी की क्लास होगी आपकी ठीक 6 बजे। कितनी? कल सोशल साइंस यानी एसएसटी की क्लास होगी आपकी ठीक 6 बजे, और परसों हो जाएगी आपकी साइंस की क्लास, परसों हो जाएगी आपकी साइंस की क्लास, वो भी आपके ठीक 6 बजे हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपकी मैराथन क्लास लेने वाला हूं, इसलिए आप लोग जो बच्चा नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि बची हुई मैराथन क्लास उनको मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जितना गए आप लोग बिना कहे कर दिया करो, ठीक है। उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। लास्ट के टाइम पर आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई भी बुक आपके पास हो उसको साइड में रख दो। लास्ट के टाइम पर आपको बुक नहीं पढ़नी, जो मेरे वाले नोट्स है यही आपको पढ़ने हैं। इनको तो अच्छी तरीके से ऐसा कर डालो, ये देख लेना आपको खाली ये नोट्स आपको अपना आपका पेपर पास करा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं पेपर पास की बात नहीं कहता, मैं तो आपको हमेशा बड़ा टारगेट के लिए कहता हूं। तो नोट्स पढ़िए जो मैंने आपको दिए हुए हैं, और जो मैराथन क्लास मैंने लगाई हुई है उनको देखिए। पेपर पास तो क्या, आपका बहुत अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
बस सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को मैसेज करके नोट्स लेने हैं, बाकी इधर उधर कोई भी आपको दे तो समझ जाओ फ्रॉड है, आपका पागल बना रहा है, ठीक है। इस पर मैसेज करके आप लोग ले लेना। तो चलिए करते हैं संस्कृत की महामैराथन क्लास की स्टार्टिंग। उसके अलावा ये मेरा सॉफ्टवेयर है जो मैंने बनवाया हुआ है आप लोगों के लिए। आज इस सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, उसको शेयर कर देता हूं। असल में क्या हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है मैंने बच्चों के लिए कि इस पर ज्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको करनी है। क्यों? पेपर आपका इस बार ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। तो मैंने क्या काम करा, कल मैंने अपनी तरफ से कुछ नया मटेरियल इनके अंदर ऐड कराया था, इस सॉफ्टवेयर के अंदर नया मटेरियल ऐड कराया कि बच्चों को नया मटेरियल दो। अब जो आदमी, जो टेक्निकल जो आदमी होते हैं जो इनको ऑपरेट करते हैं, उसने क्या काम करा भाई साहब ने, मैंने उससे कहा था यार रात को करना, जो भी चीज करो रात के टाइम करो, क्योंकि रात के टाइम बच्चे सो जाते हैं, प्रैक्टिस दिन में करते हैं। और उस कामचोर ने काम से बचने के लिए इसको दिन में अपडेट कर दिया। जो मैंने उसको नया मटेरियल दिया डालने के लिए, नई अपडेट करने के लिए चीजें दी, उस भाई साहब ने रात में ना करके इसको कल दिन में कर दिया। अब दिन में कर दिया तो साइट क्या होगी? साइट धीमी होगी, और साइट धीमी होगी तो क्या लिखा रहा है आज कि साइट अंडर मेंटेनेंस लिखा रहा है। अब देखो इस गधे प्रसाद की वजह से आज पूरा का पूरा मेरा भी दिमाग खराब हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन टेस्ट के लिए बैठे हुए थे और लिखा रहा था साइट अंडर मेंटेनेंस। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ये थोड़ी देर का काम है, आज ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उसके बाद आप लोग खूब जी भर के इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मैंने उसे डांट भी दिया, अब उससे ज्यादा क्या कहो, सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सॉरी बोलता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने उसे क्लियरली कहा है जो भी अपडेट करोगे या जो भी नया मटेरियल मैं दूंगा तो भाई रात को करना। रात को बच्चे सो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करने, दिन में मत कर देना इस बार, ठीक है। तो मैंने क्लियरली बोल दिया है। तो जो आपको दिक्कत आ रही है ना, अंडर मेंटेनेंस आ रहा है, ये आपका कुछ घंटे में सोल्व हो जाएगा। फिर आप लोग इसके ऊपर खूब भर के अपना प्रैक्टिस करना, ठीक है। sachinacademy.com आप लोग गूगल पर डालना और उसके बाद आप लोगों के सामने ऐसा देखने को मिलेगा, यहां पर सीटेट मॉक टेस्ट पर रजिस्ट्रेशन करके आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे, तो इसमें परेशान मत होना। अब मैं उसको आज मैंने अच्छी तरीके से बोल दिया है कि जो नई नई चीजें डालता रहे तो भाई रात में डालियो, ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं करता हूं संस्कृत की मैराथन क्लास की शुरुआत, ठीक। देखिए, अगर मैंने आपको हिंदी की महामैराथन क्लास जो आपको कराई थी, मैंने कहा ना सेम है दोनों, कोई अंतर दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द पता होने चाहिए। अगर आपको संस्कृत की पेडागोजी करनी है, हिंदी की पेडागोजी कर ली बहुत आसान बात है, टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपकी लैंग्वेज, आपको संस्कृत में नॉलेज होनी चाहिए। तो संस्कृत की नॉलेज के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैं जो आपकी संस्कृत के अंदर पेडागोजी में पूछे जाते हैं। ये आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि हिंदी से संस्कृत में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, या संस्कृत से हिंदी में किस तरीके से वर्ड कन्वर्ट होते हैं, ठीक। इसको आप लोग समझे। देखिए, एक एक करके सभी के ऊपर नजर डाल लेना और इनको तो अच्छे तरीके से रट डालना। संस्कृत बनाने में, संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसा आपको दिया होता है संस्कृत में अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हिंदी के अंदर हा, ठीक। किम का मतलब होता है क्या, सा का मतलब होता है वह, यथा का मतलब होता है जैसे। देखिए आगे देखते हैं, ये जैसे कैसे वैसे इनके ऊपर नजर डालना। जैसे को कहते हैं यथा, वैसे को कहते हैं तथा, और कैसे को बोलते हैं कथम, ठीक। आगे देखते हैं, यदा को बोला जाता है जब। आगे देखते हैं, इन सभी शब्दों के ऊपर एक बार नजर डाल लेना अच्छी तरीके से, ये आपके बड़े महत्वपूर्ण है, पेडागोजी में बहुत हेल्प करेंगे आपके ये, ठीक। हाँ जी, इंग्लिश की भी चलिए आपकी मैराथन क्लास, ठीक। ना को बोला जाता है नहीं, और नास्ति को बोला जाता नहीं है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखना, एक है नहीं, एक आपका नास्ति नहीं है। अहम को बोला जाता है मैं, तो हम को बोला जाता है तुम या तू, का को बोला जाता है कौन, ठीक। आगे देखते हैं और कौन कौन से। सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा, पश्चात के बाद में, ठीक है, बाद में इसका मतलब होता है सहा, ठीक है, ये होता है आपका साथ। तेसु, तेसु का मतलब होता है उनमें। संज्ञात, संज्ञात का मतलब होता है समूह में, जैसे बच्चे समूह में रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इन सभी शब्दों को आप लोग अच्छी तरीके से फ्रेंड्स रट डालो, वरना संस्कृत बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक। यति को बोला जाता है कि, यदि को बोला जाता है अगर, तौते को बोला जाता है तेरा, मम को बोला जाता है मेरा। आपने देखा होता है ना कि आपको ऑप्शन में दिया होता है मम परिवार, मम कक्षाया, इस तरीके से, ठीक। तो मम का मतलब होता है मेरा, तस्य का मतलब होता है उसका, ठीक। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण जो आपके लिखे हुए। कर्म का मतलब होता है काम यानी कार्य, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, तहिम का मतलब होता है तो, अद्य का मतलब होता है आज, और अपी का मतलब होता है भी, ठीक। देखते जाइए आप लोग। उसके अलावा चा का मतलब होता है और, चा का मतलब होता है और यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, और अधोलिखित का मतलब होता है कि नीचे दिए गए। आपने देखा होगा अधोलिखितेषु, उसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट आपको दे देगा कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है गलत है, जो वो भी वो चीज पूछे।
तो देखिए फ्रेंड, जो जो आपके महत्वपूर्ण आपके संस्कृत के वर्ड थे, जो जो आपके संस्कृत भाषा के वर्ड थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए। और इस तरफ मैंने जो उनका हिंदी में मतलब होता है वो मैंने बता दिया। तो जो संस्कृत के जो 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है ना, इसको आपको इन्हीं तरीके से सोल्व करना है। इनको आप लोग अगर कन्वर्ट करना सीख जाओगे, आप लोग मेरी बात को समझे, ठीक। उसके अलावा पहली चीज तो आप लोग ये सीख लेना, पहला काम आपको यही करना है कि संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करने का काम आपको पहला करना है। मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में सारी चीज आपको रट जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आधे घंटे के बाद। जब आप इस काम को कर लो तो उसके बाद आपको क्या काम करने, टैग वर्ड आपको करने। अब क्या हो गया सर, आपने तो पेडागोजी, संपूर्ण पेडागोजी में टैग वर्ड करा चुका हूं, बिल्कुल करा दिया आपको, लेकिन आज संस्कृत में भी एक बार टैग वर्ड करा देता हूं, क्योंकि हिंदी वाली के अंदर मैंने आपको पूरा समझा दिया था। एक बार इनके ऊपर भी आप लोग नजर डाल लो और आप लोग इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते भी हो। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके वर्ड होते हैं, देखिए एक बार इनके ऊपर नजर डालिए। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको बहुभाषिकता और मातृभाषा आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। और हमेशा इन दोनों को आपको एक संसाधन के रूप में लेना है, ना कि कभी भी इनको आपको समस्या के रूप में या फिर बाधक के रूप में आपको लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी आपको रटने की बात हो, दंड की बात हो, सजा की बात हो, तो आपके क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। आपको बच्चों को किसी भी तरीके का दंड, किसी भी तरीके की सजा नहीं देनी है, ठीक है, चाहे वो शारीरिक मानसिक कुछ भी हो। जिस भी ऑप्शन में आपका सदाबहार आपका हिंदी में पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है, विभिन्न विविध गतिविधियां, जहां पर आपको विभिन्न या विविध प्रकार की गतिविधियों की बात दी जाए तो समझ जाना आपका पॉजिटिव है। और जहां पर बच्चे को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को, चाहे बच्चे की मातृभाषा हो या बच्चे के विचार हो, अगर उसको समस्या माना जाए, अगर उसको बोझ माना जाए, बाधा माना जाए, तो समझ जाना आपका नेगेटिव है। आपको ये चीजें उसको बिल्कुल नहीं माननी, ठीक। आगे देखिए एक बार और, आपको बच्चे से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी चीजें होती है उसको ज्यादा से ज्यादा आपको अवसर देने चाहिए। कभी भी बच्चे को व्याख्या नहीं देनी चाहिए, उसको लेक्चर नहीं देना चाहिए, ठीक है, बड़ी क्लास के लिए यूज हो जाता है। उसके अलावा जो कक्षा होनी चाहिए वो रचनात्मक कक्षा होनी चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होगा। वहां पर आपको व्याकरण का यूज नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। आपको बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहनम, आपको हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि कभी उसको हतोत्साहित करना है। आपको हमेशा जो भी शिक्षा होगी वो छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित रखनी है, बालक के लिए रखनी है, ना कि पाठ्य पुस्तक और अध्यापक केंद्रित रखनी है। ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो भी बच्चे की जो त्रुटि होगी, जो बच्चे की जो गलतियां होगी, उसको आपको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, ठीक है। ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात को एनसीएफ भी कहता है। उसके अलावा जहां भी आपको केवलम ही मात्र ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना आपका नेगेटिव वर्ड है, कि बच्चा केवल यही काम कर सकता है, इसी माध्यम, सिर्फ इसी माध्यम से सीख सकता है, ठीक। जहां पर भी आपको समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा की बात आ जाए, समावेशी शिक्षा क्या होती है, कक्षा क्या होती है, कि जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आपका हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। जहां पर बच्चों को कोरी स्लेट माना जाएगा, ब्लैंक पेपर माना जाएगा, ये आपका नेगेटिव होता है। बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है, बच्चा अपने साथ अपनी भाषा, अपने अनुभव लेकर आता है, ठीक। हमेशा हस्तपरक अनुभव जो बच्चा अपने हाथों से करता है या जो बच्चा खुद करके सीखता है, इसको आपको हमेशा पॉजिटिव मानना है। और जहां बच्चे से और बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को सीमित किया जाएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा आपको बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे बच्चा प्रश्न बहुत पूछता है, बच्चा क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, कभी भी उसको दबाना नहीं है। तो आपका जिज्ञासा जो होती है बच्चे के अंदर, वो आपका पॉजिटिव होता है। और लैंगिक असमानता ये आपका नेगेटिव होता है, यानी कि लड़का और लड़की में जब भेदभाव किया जाए, मेल और फीमेल में जब भेदभाव हो, ठीक है, एक पक्ष को दूसरे के मुकाबले ज्यादा वरीयता दी जाए, तो आपका लैंगिक असमानता है, ये आपका नेगेटिव होता है। जबकि दोनों को बराबर इक्वल रखना चाहिए। हमेशा बच्चे को और बच्चे के साथ साथ टीचर हो गया, उससे जुड़ी किसी भी चीज को आपको सक्रिय मानना है, कभी भी उसको आपको निष्क्रिय नहीं मानना है। और सबसे महत्वपूर्ण टैग वर्ड जो आपके हिंदी और संस्कृत में पूछा जाता है, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, ये वाली बात आपके किसने कही है, एनसीएफ ने भी कही है, कि बच्चे को जो भी आप कोई भाषा सिखा रहे हो, विभिन्न संदर्भ के अनुसार उसको भाषा प्रयोग सिखाओ और विभिन्न संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग के आपको उसके अवसर देनी चाहिए। सबसे ज्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड जो आपके हिंदी संस्कृत दोनों में हर बार एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। उसके अलावा स्वाभिव्यक्ति यानी खुद की अभिव्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए बच्चे को, आपका ये क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। आप लोगों ने इतना समझ लिया, आगे देखते हैं जी।
आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए। पहले तो आपको क्या काम करना है, जो मैंने आपको संस्कृत के वर्ड दिए, इन संस्कृत के वर्ड को आपको हिंदी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आधे घंटे में आप लोग इस काम को कर लोगे। और दूसरा काम, जो आपको पॉजिटिव और आपको नेगेटिव वर्ड बताए, इनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके वो सभी टाइप बता देता हूं। हालांकि मैं हिंदी की महामैराथन क्लास में बता चुका हूं, लेकिन फिर आज एक बार दोबारा बता देता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आपकी एक कॉमन टाइप रहती है, दोनों के अंदर कॉमन आपके ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो एक बार और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, ठीक। देखिए, सभी टाइप के ऊपर मैं आपको बताता हूं। जो पहली टाइप है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी एक ना एक मनोवैज्ञानिक का आपको कथन पूछ लिया जाता है कि उनके विचार से उन्होंने किस भाषा के बारे में क्या बात कही है या क्या बात कही है। हालांकि इनको सभी को मैं सीडीपी की महामैराथन क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में क्या क्या इनके विचार थे, क्या क्या इनके सिद्धांत की आलोचनाएं थी, उसको आप लोग देख लेना। हिंदी वाली के अंदर भी मैंने कंप्लीट करा दिए थे, और आज संस्कृत के अंदर एक बार और करा देता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने भाषा के बारे में ये वाली बात कही थी कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये नोम चोम्स्की ने वाली बात कही थी कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही बच्चा अपने साथ भाषा सीखने की योग्यता के साथ पैदा होता है। थोड़ी बात इसकी सही भी है, जैसे भाई मेरी भाषा हिंदी है या आपकी भाषा कुछ भी हो, तो हमने क्या काम करा, हिंदी भाषा को सीखने के लिए किसी की जरूरत थोड़ी पड़ी, अपने आप ही इस भाषा को सीख गए। तो इसी बात को नोम चोम्स्की बोलते हैं। ये बोलते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसका बोला जाता है हिंदी के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसको बोला जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र। जिन बच्चों ने हिंदी की क्लास ली है उनका रिवीजन हो जाएगा आज अच्छा खासा, ठीक। इसके माध्यम से बच्चा किसी भी भाषा को, इसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से क्या होते हैं, व्याकरण के नियम शामिल होते हैं। इसलिए सार्वभौमिक व्याकरण का नियम भी इन्होंने ही दिया, ठीक है। यानी बच्चा पहले से ही व्याकरण के बारे में जानता है, उसके माइंड में ये सब चीजें होती है, इसलिए वो बच्चा भाषा को सीख जाता है। ये कथन है आपके नोम चोम्स्की साहब का। अगर बात करूं दूसरे मनोवैज्ञानिक, जो आपके लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो अपने सिद्धांत में इन्होंने 3 चीजों पर बड़ा महत्वपूर्ण बल दिया था। एक तो समाज पर, कि बच्चा समाज से प्रतिक्रिया करके, इंटरेक्ट करके चीजें सीख जाता है, ये बात कहते थे वाइगोत्स्की। समाज के साथ संस्कृति पर इन पर बल दिया, इन्होंने संस्कृति पर दिया। और तीसरा, इन्होंने भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना। इन तीनों ही चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना था आपके वाइगोत्स्की साहब ने। और जो आपकी हिंदी और संस्कृत भाषा होती है, वहां पर आपको समाज और वाइगोत्स्की बहुत देखने को आपको मिलते हैं, ठीक। आप लोग इसको समझ गए। अगले मनोवैज्ञानिक बच्चे आपके तीसरे प्याजे साहब। अब देखिए, प्याजे साहब ने अहम केंद्रित भाषा की बात कही थी, इतना ही आप लोग देख लेना। इन्होंने भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना, ठीक है। मैंने बताया था वाइगोत्स्की और आपके प्याजे साहब, इन दोनों के अंदर बड़ा मतभेद रहता था। सीडीपी की क्लास देख लेना आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्जाम में संस्कृत भाषा में पूछा जाता है, वो आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। अब इसका आंसर आप लोग देखना कितना सिंपल तरीके से बता दोगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चोम्स्की मतानुसार मनुष्य है जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति येन तेषु उत्पद्यते, कि नोम चोम्स्की के अनुसार मनुष्य जन्म से ही भाषा को ग्रहण करते हैं, तो ये उनमें क्या उत्पन्न करता है। जटिल शब्द को करता है नहीं, वर्ण विचार को नहीं, अर्थ विचार को नहीं, साधारण व्याकरण के नियम को क्या काम करता है, उसमें उत्पन्न करता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, ठीक है। इसके माध्यम से बच्चे क्या होता है, अपने उस भाषा को सीख जाता है। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। साधारण व्याकरण कह लो, या फिर इसको सार्वभौमिक व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सार्वभौमिक व्याकरण इंग्लिश के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जाना जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन तो आज की वीडियो के अंदर आपको इजी, आसान और प्लस मॉडरेट मिलेंगे, और इतने क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका इस बार सीटेट का एग्जाम होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, नोम चोम्स्की के बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन वो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके एग्जाम के अंदर। क्यों? आप लोग सभी समझ गए भाई चोम्स्की साहब ने अपने सिद्धांत के अंदर क्या क्या बातें बोली हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सप्तम कक्षा या है छात्र है कथयति। क्या कहता है भाई, 7वीं कक्षा कोई छात्र है, वो कहता है, क्या कहता है देखते हैं भाई। यत सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवति या किंचित अधिक है दक्ष येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि है भवेते। कि भाई क्लास जो 7वीं का जो छात्र है वो कहता है कि वह उसके मित्र के साथ क्या काम करता है, शब्द वर्ग समस्या का एक खेल खेलता है। बेसिकली वो क्या खेलता है,
पजल वाला गेम खेलता है। जैसा आपने देखा होगा इस तरीके से पजल, यहां पे लिख दिया आपका का, यहां लिख दिया आपका मा ला, इस तरीके से शब्द दिया होता है, तो मिलाकर आपका कमल बन गया। तो इस तरीके का खेल अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, और खेलते टाइम क्या काम कर रहा है, खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव कर रहा है। ठीक है, आनंद तो लेगा ही वो, जो क्या काम कर रहा है, जो कि उसका जो दक्ष है, ठीक है, दक्ष माने कुशलता, जो उसका दक्ष है, कुशलता है, उससे उसका कुशलता होती है। ये कारण जिसके कारण उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा आपसे, एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मनत्वम दर्शते, कि ऐसे उसमें से कौन से शिक्षा मनोवैज्ञानिक से संबंधित है आपका, इसकी बीएफ स्किनर से, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की या फिर हार्वर्ड गार्डनर। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। देखिए सिंपल सा क्या रही है, जो 7वीं क्लास का छात्र है वो क्या काम कर रहा है, शब्द वर्ग की समस्या का खेल खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है, अपने मित्र के साथ खेलकर चीजें खेल रहा है। ठीक है, तो उसके जो कौशल के ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है अपने मित्र के साथ खेलकर हो रही है। मित्र किसका हिस्सा है, तो मित्र आपके समाज का हिस्सा है। ठीक है, तो समाज के माध्यम से बच्चा चीज सीख रहा है। अब जब समाज की बात आ गई तो सीधा आप लोग सीधा आंसर लगाओगे। जब समाज की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, बिल्कुल सही, लेव वाइगोत्स्की साहब हो जाएगा आंसर आपका, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगली टाइप के ऊपर। हाँ जी, वो सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना आज थोड़ा सा वेट करो। मैंने अभी शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में बताया था, कल एक भाई साहब को क्या काम करा, मैंने नया मटेरियल दिया उसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और नई चीजें डाल दे जो बच्चे इनको अच्छे तरीके से और कर पाए। ठीक है, टाइम टू टाइम में उसमें देता रहूंगा। उस भाई साहब को मैंने कहा था रात में करियो, और रात में करने की जगह रात में सो गया, जो भी उसने काम करा उसने दिन में काम कर दिया। अब दिन में काम करने की वजह से साइट को उसने रोक दिया, और उसके बाद अंडर मेंटेनेंस लिखा रहा है। लेकिन आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ये आपकी थोड़ी टाइम में खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद आप लोग फिर प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब उसको क्या कहो इससे ज्यादा, मैंने उसे बोल दिया। तो आगे से मैंने बोल दिया कि भाई जो भी मैं नई चीज दूं या जो भी नया अपडेट करे तो रात को करना, दिन में मत करना कुछ भी, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए कुछ भी। ठीक है, देखिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका बहुभाषिकता। हिंदी के अंदर मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, टैग वर्ड के अंदर संपूर्ण पेडागोजी कराई थी, वहां भी बता चुका हूं। बहुभाषिकता यानी एक से ज्यादा भाषाएं। जो भी कोई क्लासरूम होगी वहां पर देखना, आप पर अलग अलग भाषाओं के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलेगा, तमिल बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा, अलग अलग भाषाएं बोलेगा। ठीक है, तो जो आपको जो बहुभाषिकता होती है ये आपकी रचनात्मकता का काम करती है एक बच्चे के अंदर। कैसे, भाई मान लीजिए बच्चा हिंदी बोलता है तो पंजाबी वाले से कुछ सीखेगा, इसके शब्दों के बारे में सीखेगा, तो जो शब्द भंडार है, तो शब्द भंडार में वृद्धि करेगी बच्चे के। ठीक है, क्या काम करेगी, शब्द भंडार में वृद्धि करेगी, एक दूसरे के भाषा के जो शब्द सीखेगा। शब्द भंडार में वृद्धि करने के साथ साथ ये सांस्कृतिक आदान प्रदान करेगी। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे, ये अपने कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ बताएगा, ये अपने के बारे में कुछ बताएगा। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान करेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। और आपको हमेशा बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी आपको इसको समस्या नहीं मानना, कभी भी आपको इसको बाधक नहीं मानना, हमेशा एक संसाधन के रूप में लेना है। ठीक है, अब बाधक कौन मानेगा, कांचो टीचर मानेगा। या अब मान लो किसी बच्चे की पोस्टिंग लग गई, ठीक है, मैंने बताया मान लीजिए चंडीगढ़ के अंदर लग गई, वहां सभी बच्चों को पंजाबी बोलते हैं, और टीचर हो गया हिंदी भाषा वाला। अब वो क्या काम करेगा, अरे यार मुझे तो खुद ही पंजाबी नहीं आती, क्या काम करूं। या तो बच्चों से क्वेश्चन कम पूछेगा, उन्हें दबाएगा, ठीक है, उनकी बात मातृभाषा में बोलने के उनको कम अवसर देगा ये। ठीक है, तो इस तरीके का टीचर आपको नहीं बनना, आपको हमेशा इसको एक संसाधन के रूप में लेना है। क्योंकि बहुभाषिकता से जो बच्चे होते हैं आपस में बहुत चीजों का आदान प्रदान करते हैं, संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरीके की सोच आपको रखनी है। आप लोग समझे बहुभाषिकता को। उसके अलावा क्वेश्चन सामने जैसा आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दोगे अब खुद से। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बहुभाषिकता क्या है। बहुभाषिकता देखिए, भाषा अधिगम्य एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाषा अधिगम्य क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो बहुभाषिकता होती है। तो पहले ही आंसर सही है आपका, भाषा अधिगम्य समस्या सृष्टिम करोति, कभी भी समस्या नहीं बनती, कभी भी बाधक नहीं बनती, गलत हो गया। भाषा शिक्षण एक बाधा है, बिल्कुल नहीं होगा। भाषा संसाधनाम करते प्रमादकारी, प्रमादकारी मतलब इरिटेट। ठीक है, इरिटेट थोड़ी करता है, इरिटेट कौन करेगा, जो कामचोर टीचर रहेगा। ठीक है, वो समझेगा बच्चे की मातृभाषा को इरिटेट समझेगा। ठीक है, इरिटेट हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, सीडीपी में आता है, मैथ्स में आता है, ईवीएस में आता है, और आपकी भाषा में आता है, चाहे आपके पास हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। ठीक, और अलग अलग जगह में इसको बता चुका हूं, लेकिन आपके संस्कृत में भी आया तो यहां भी देख लो इसको। मैंने कहा ना, आपकी जो हिंदी भाषा होती है और जो आपकी संस्कृत भाषा होती है, दोनों सगी बहनें होती है। ठीक है, कैसी बहनें होती है, दोनों सगी बहनें होती है।
कोई अंतर दोनों को अंदर देखने को नहीं मिलता। सेम दोनों के अंदर 15 नंबर के पेडागोजी आती है, 15 नंबर में आपके गद्यांश काव्यांश आते हैं, और सेम टॉपिक आते हैं जो दोनों भाषा में आते हैं। बस उस टॉपिक का यहां पर हिंदी में दिया होता है, यहां पर संस्कृत में दिया होता है, बस इतना अंतर रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया, मुक्त प्रश्नानाम, ठीक है, प्रमुख विशेषता वर्तते, जो मुक्त प्रश्न होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो देखिए एक तो होता है आपके मुक्त प्रश्न, एक होते हैं आपके बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, जिन क्वेश्चन का या जिस समस्या का सिर्फ एक समाधान होगा वो आपके बंद अंत वाले प्रश्न होंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। क्या इस क्वेश्चन क्या या इस समस्या क्या कोई और भी आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगर आप लोगों से आपका नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका सिर्फ एक ही नाम होगा। अगर मैं पूछने लग जाऊं आपसे नई दिल्ली के बारे में बताइए क्या क्या चीज आप जानते हो, तो समस्या क्या क्या होगा, समस्या का जो समाधान होगा या जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको एक से ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप दिल्ली के बारे में सारी चीजें बता सकते हो, सर कुतुब मीनार है, लाल किला है, पोल्यूशन बहुत होता है, ठीक है, सचिन सर दिल्ली में रहते हैं, ठीक, इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। तो मुक्त प्रश्न आप लोग समझ गए, जिनके समाधान प्रश्नों के आंसर एक से ज्यादा होते हैं, समस्या का समाधान एक से ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर आपको रचनात्मकता देखने को मिलती है, ठीक है, क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। देखिए अब देखिए ऑप्शन आप लोग इसका खुद बता दोगे। देखिए तत्र मूल्यांकनम कठिनम भवति, उनका मूल्यांकन कठिन होता है, बिल्कुल नहीं। आगे पढ़ते हैं ऑप्शन को, तेसाम एक में उचितम उत्तरम अस्ति, ये तो आपका बंद अंतर वाला है कि उनका एक उचित उत्तर होगा, ठीक है, मुक्त अंत वाला नहीं है, ये भी आपका गलत होगा। विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम ते है अवसर है दिए थे, बिल्कुल सही, विभिन्न प्रकार की व्याख्या के उनको अवसर दिए जाते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न में। जैसे मैंने कहा कि भाई नई दिल्ली के बारे में बताओ, तो नई दिल्ली के बारे में क्या हो रहा है, आप अलग अलग प्रकार की व्याख्या दे दोगे आप लोग, ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। सिंपल है ना आपका। चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप के ऊपर। देखिए ये भाई साहब ऐसा भाई साहब है, ये बिन बुलाई जो शादी होती है ना, हर शादी में जाकर अटेंड करता है शादी ये आपके सीडीपी में आता है, आपके ईवीएस में आता है, आपके मैथ्स में आता है, और आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो भी आपके हिंदी इंग्लिश संस्कृत ली हो, हर शादी में यानी हर सब्जेक्ट में भाई साहब देखने को मिल जाता है। तो मेरी जिम्मेदारी है इसको हर जगह हर बार इसको खाना खिलाया जाए, ठीक है, यानी इसके बारे में हर बार बताया जाए। आपका ये होता है आपका निदानात्मक परीक्षण और आपका उपचारात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल के बारे में आपका दिया हुआ है। एक बार और जान लो इसके बारे में जब आ गया तो। निदानात्मक के अंदर मैंने क्या बताया था, निदानात्मक के अंदर क्या होता है, जो समस्या होती है इसके अंदर सिर्फ समस्याओं की पहचान होती है। क्या होती है, इसके अंदर सिर्फ समस्याओं की पहचान होती है। जब समस्याओं की पहचान होती है तो पहचान होने के बाद फिर उनका समाधान किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, चाहे शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से करो, टीएलएम के माध्यम से करो, नए नए टीचिंग मेथड के माध्यम से आप लोग करो, ठीक है। तो ये होता है आपका निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। सेम आपका वही आपका क्या नाम है इसके अंदर एग्जाम्पल है, डॉक्टर वाला और रोगी वाला, ठीक है। देखो डॉक्टर और रोगी, रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले सबसे क्या काम करता है, रोगी को डायग्नोस करता है, यानी उसका निदान करता है कि भाई तुझे क्या दिक्कत है। जब उसका निदान कर लेगा, उसकी रिपोर्ट वगैरह करा लेगा, एक्सरे करा लेगा, फिर उसके बाद उसका उपचार करता है, ठीक है, ना कि पहले कभी उपचार कर देगा बाद में निदान कर देगा। उसी तरीके से टीचर को भी बच्चे का सबसे पहले निदान करना चाहिए, बच्चे को क्या समस्या आ रही है, समस्याओं की पहचान करनी चाहिए, और समस्याओं की पहचान करने के बाद फिर टीचर को उसका उपचार करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इससे जुड़ा हुआ, इसका आंसर आप लोग बता दोगे खुद से। क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्राय है अस्ति, कि उपचारात्मक शिक्षण का इनमें से क्या अभिप्राय है। देखते ऑप्शन को। पहला है आपका छात्रानाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण, कि छात्रों का नियमित रूप से बार बार उनका परीक्षण लो, बिल्कुल नहीं आपका। अगला ऑप्शन देखते हैं, छात्रा है किमर्थम अवगंतुम असमर्था है, असामर्थ्य चा दूरी करेतु के उपाय है इत्यर्थ करना है प्रयासा है, बिल्कुल सही बात है कि भाई छात्र जिस अर्थ को समझने में असमर्थ हो रहा है, ठीक है, जिस अर्थ को समझने में उसको कठिनाई हो रही है, तो जो उसकी जो असमर्थता है, जिस अर्थ को समझने में कठिनाई हो रही है, उस असमर्थता को दूर करने का उपाय करना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण के अंदर, ठीक है। भाई क्या होगा, समस्या की पहले पहचान करेगा यानी निदान करेगा, और निदान करने के बाद जो भी समस्या होगी, जो भी असमर्थता होगी, उसकी क्या काम करेगा, उसको दूर करने का उपाय किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, संस्कृत के अंदर ग्रामर नहीं करनी, ठीक है, मैंने कहा ना ग्रामर इसके अंदर आपको नहीं करनी।
2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, गद्यांश काव्यांश आते हैं, उन्हीं में से पूछे जाते हैं वो भी आपके, ठीक है। तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेडागोजी पढ़नी है और आपको गद्यांश और काव्यांश आपको सोल्व करने हैं। और इस बार आपके ऑनलाइन है, मैंने वीडियो भी बनाकर डाली हुई थी हिंदी वाली, कैसे सोल्व करना है। बाकी जो मेरा सॉफ्टवेयर है उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। छात्र केंद्रित कक्षा इत्यनेन का है अभिप्राय है, कि छात्र केंद्रित कक्षा का क्या अभिप्राय है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। छात्र केंद्रित शिक्षा यानी बाल केंद्रित शिक्षा, देखो आप लोग बता दोगे कि सक्रिय है छात्रा, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बताई थी, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। और निश्चित अध्यापक या अध्यापिका, देखो दोनों का ही सक्रिय होना बहुत जरूरी है। एक अगर निष्क्रिय होगा तो समझ जाओ काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग सक्रिय हो पढ़ने के लिए, सक्रिय क्यों भाई, आपका पेपर नजदीक आ गया। अगर सोचो अगर मैं सक्रिय नहीं हूं, मैं आराम से लौट कर, ठीक है, मन मर्जी में आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आप पढ़ पाओगे, आपका इंटरेस्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है, गाली वाली देकर भग जाओगे आप लोग, ठीक है। तो दोनों ही आप लोगों का सक्रिय होना जरूरी है, अध्यापक का और स्टूडेंट का भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। आगे देखते हैं। छात्र है कक्षा या है केंद्र उपविशन्ति, कि छात्र को कक्षा के केंद्र में बैठा दो, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने कितना बढ़िया ऑप्शन दिया है, ये छात्र को कक्षा के बीच में बैठा दो, तो ये होती है छात्र केंद्रित शिक्षा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा आपका। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अध्यापक से निर्देशनांतर करते, देखे शुरुआत में मैंने काट दिया, क्यों, यहां पर निर्देश देने की बात आ गई। भाई अध्यापक तो निर्देश दे ही नहीं सकता, और खासकर बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सपने में भी नहीं दे सकता निर्देश, ठीक। तो ये आपका वैसे गलत हो गया। आंसर क्या बचा आपका, फोर्थ, विभिन्न गतिविधि भी है छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, कि छात्र को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पठन पाठन की प्रक्रिया कराया जाए। ये होती है छात्र केंद्रित आपकी जो कक्षा होती है, छात्र केंद्रित शिक्षा होती है। सिंपल, मैंने आपको इसके अंदर दो बात बताई थी। देखिए एक तरफ तो पूरी की पूरी दुनिया है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, और एक तरफ खाली बच्चा है। तो आपको किसके हित की सोचनी है, आपको बच्चे के बारे में हमेशा सोचनी है। आपके माइंड में कभी भी एग्जाम में बैठते टाइम ऐसा लगे नहीं यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला सही होना चाहिए, देख लेना वो बच्चे के हित के लिए है या नहीं है। अगर बच्चे के हित के लिए है और पूरी दुनिया के लिए खराब है, तो बच्चे के हित के साथ आपको जाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगली बात करते हैं शिक्षण विधियों की। जो व्याकरण की शिक्षण विधियां होती है, हिंदी में भी बता दी और संस्कृत में भी सेम आपकी पूछी जाती है। इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यक्षो विधि के नाम से जाना जाता है संस्कृत के अंदर। प्रत्यक्ष विधि में मैंने बताया था जब किसी भाषा को डायरेक्ट सीखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं हिंदी भाषा मेरी है, कौन सी भाषा है मेरी, हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा के अलावा मान लीजिए मुझे चाइनीज सीखनी है, कौन सी भाषा सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, चाइना वालों की भाषा सीखनी है। तो मैंने क्या काम करा, जाते ही चाइना वालों के साथ मैंने रहना शुरू कर दिया, चाइना वालों के साथ मैंने रहना शुरू कर दिया। आप लोग क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद, 1-2 महीने बाद, और धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, तो मुझे चाइनीज भाषा थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम बाद मैं बोलना भी शुरू कर जाऊंगा। क्यों, इनके व्यवहार को देखकर कॉपी करता रहूंगा, इनके जो जो भाषा बोल रही है। तो यही होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया हिंदी के अंदर कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, मातृभाषा की मध्यस्थता नहीं होती। भाई एक बात बताओ, मुझे हिंदी आती है, और हिंदी आने के लिए जब मैं चाइना वालों के साथ रहना शुरू कर दिया, चाइनीज मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो इन्हें तो खुद हमारी हिंदी भाषा नहीं आती, तो मातृभाषा की जरूरत कहां पड़ी। अगर मातृभाषा की इन्हें आती होती है, हमको ट्रांसलेट करके बताती, तभी तो जरूरत पड़ती। तो प्रत्यक्ष विधि में किसी भाषा को डायरेक्ट सीखा जाता है बिना किसी मातृभाषा की मध्यस्थता के, ये होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। उसके अलावा आगमन विधि निगमन विधि का मैं आपको बता चुका हूं, कितनी बार आ चुके हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, कुछ भी उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर को संज्ञा के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, और संज्ञा पढ़ाने से पहले टीचर क्या काम करे, कुछ बच्चों के नाम लेकर बोल रही है, उनको उदाहरण दे रही है, और उसको नाम देने के बाद फिर वो संज्ञा के बारे में बता रही है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आगमन विधि हो जाएगी। पहले टीचर ने उदाहरण दिए नाम लेकर, और फिर उसके बाद वो नियम की ओर लेकर चलेगी। उसके अलावा निगमन विधि सेम इसका अपोजिट होती है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, और नियम बताने के बाद फिर बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। ये आपकी निगमन विधि है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली विधि आपकी अनुकरण विधि, भाषा की अनुकरण विधि। देखिए बच्चा, अनुकरण का मतलब है सीधा मतलब कॉपी करना। क्या मतलब होता है, कॉपी करना। जब बच्चा किसी भी भाषा को अनुकरण करके यानी कॉपी करके सीख जाता है, ये होती है आपकी अनुकरण विधि। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड आपका नेगेटिव होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया बच्चों को कभी भी व्याख्यान विधि के माध्यम से आपको नहीं पढ़ाना। हाँ, जब बड़े बच्चे हो तो पढ़ा सकते हो आप लोग। भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि के माध्यम से क्या होता है, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसका, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है वो दिया जाता है रचनाओं के माध्यम से, वो दिया जाता है कहानियों के माध्यम से।
भाई आप लोग एक बात बताइए, मान लीजिए छोटा बच्चा है और छोटे बच्चों को आपको व्याकरण सिखानी है, तो व्याकरण से बच्चों को कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अगर आपको उसको व्याकरण सिखानी है तो कहानियों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से आप लोग सिखाइए। ये होती है आपकी भाषा संसर्ग विधि। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, सभी विधियां मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ध्यान से देखिए कि अदस्नेषु कस्मिन विदो मातृभाषाया है व्यवधानम न अपेक्षते। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इनमें से किस विधि के अंदर जो मातृभाषा होती है उसके व्यवधान, व्यवधान का मतलब होता है उसकी जरूरत, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं होगी। द्विभाषा विधि के अंदर, सर्वय भाषा विधि के अंदर, स्वाभाविक विधि के अंदर या फिर प्रत्यक्ष विधि के अंदर। अब आप लोग सीधा आंसर लगाओगे, क्या आंसर लगाओगे सर? प्रत्यक्ष विधि। आपने बताया था प्रत्यक्ष विधि के अंदर किसी भाषा को डायरेक्टली सीखा जाता है बिना उसकी मातृभाषा को मध्यस्थता बनाए हुए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके अगली टाइप के ऊपर। देखिए ये एक ऐसी टाइप है, एक नंबर आपको हिंदी में दिलाएगी, एक नंबर आपको संस्कृत में दिलाएगी। 2 नंबर आपके सीटेट के एग्जाम में आपके पक्के हैं। कभी कभी आपकी किस्मत बढ़िया रही तो 1 नंबर का आपको सीडीपी में भी देखने को मिल जाएगा, हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहां जरूर देखने को मिलेगा 1-1 नंबर का। एक टॉपिक है लेकिन 2 नंबर दिलाएगा। मैंने कहा ना लगभग आपके 20 टॉपिक है, इन्हीं में से आपके 15-15 नंबर की पेडागोजी दोनों सब्जेक्ट में आती है। ठीक है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या आपके जो आपकी भाषा होती है, जैसे मान लीजिए हिंदी इंग्लिश जो होती है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं भाषा के कौशल की, भाषा आप सभी को पता है भाषा के माध्यम से क्या होता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, क्या होती है? संप्रेषण का माध्यम होती है। भाई आज मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, किसके माध्यम से पढ़ा रहा हूं? भाषा के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। क्या भाषा के बिना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। और भाषा के बिना आप लोग समझ पाओगे? नहीं। ठीक है, तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है हम लोगों के लिए भाषा। तो जो भाषा होती है इसके कौशल की बात कही गई है। तो भाषा के बेसिकली 4 कौशल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक और इनका एक और भाई है 5वां कौशल, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो बता दूंगा जब इनका 5वां भाई आएगा। फिलहाल आप लोग जानिए जो इनके 4 कौशल होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग निकालोगे फिर खुद से। देखिए पहले इसमें होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अव्यक्तात्मक कौशल वे कौशल होते हैं जिसमें हम अपने विचारों को अव्यक्त करते हैं। भाई आज मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? संस्कृत पढ़ा रहा हूं। तो संस्कृत पढ़ाने के लिए मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने कैसे प्रकट कर रहा हूं? मैं आप लोगों के सामने बोलकर कर रहा हूं। देखिए संस्कृत की भाषा में आपको क्या आएगा? वाचन, लेखन, श्रवण और पठन, ये आपके संस्कृत के वर्ड आएंगे। अगर आपकी हिंदी भाषा होगी वहां पर आएगा आपका बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। बस इतना अंतर रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता। तो मैं था आपके अव्यक्तात्मक कौशल में, जब हम अपने विचारों को, मैं अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रहा हूं आप लोगों के सामने? बोलकर, यानी वाचन के माध्यम से कर रहा हूं। ठीक, उसके अलावा दूसरा काम है लेखन, यानी लिखकर कर रहा हूं। जो सामने आप, मैं सब चीज आपके सामने दिख रही है तो मैं लिखकर कर रहा हूं। उसके अलावा जो आप लोग मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे हो, मेरी भाषा को ग्रहण कर रहे हो, तो मेरे विचारों को आप लोग कैसे ग्रहण कर रहे हो? आप लोग सुनकर कर रहे हो, यानी श्रवण कौशल। मेरे मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल फोन में मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हो तो सुनकर कर रहे हो। और सुनने के साथ साथ पढ़कर, यानी पठन कौशल के माध्यम से जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं उस लिखे हुए को आप लोग पढ़ रहे हो। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके चारों कौशल जो आपके अव्यक्तात्मक और गणनात्मक कौशल के प्रकार है। चारों ही आपके महत्वपूर्ण है। 2 नंबर आपके सीटेट के एग्जाम में दिलाएंगे, चाहे आपके हिंदी हो चाहे आपकी संस्कृत हो। उसके अलावा इन 2 पॉइंट पर आप लोग एक बार नजर डालिए जो आपके बड़े महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो आपके भाषा के जो चारों कौशल होते हैं, वाचन, लेखन, श्रवण और पठन कौशल होते हैं, ये आपस में हमेशा अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे में परस्पर निर्भर होते हैं। ठीक है, हमेशा आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। और भाषा के चारों कौशल कभी भी क्रम से नहीं सीखे जाते। बहुत बार इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, किताब के अंदर गलत दिया होता है। पिछली बार सीटेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, वहां पर आपको हिंदी में दिया हुआ था कि भाषा के कौशल कभी भी एक क्रम से नहीं सीखे जाते। अगर किसी मनोवैज्ञानिक का कथन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो, लेकिन ये कभी भी एक कौशल क्रम से नहीं सीखे जाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा लिखना सीख रहा है तो लिखने के साथ साथ पढ़ना भी सीख जाएगा। ये जरूरी थोड़ी है पहले लिखेगा फिर पढ़ना सीखेगा। ठीक है, तो कभी भी क्रम से नहीं सीखे जाते। अब देखिए क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग दोगे अब खुद। ठीक है, देखिए जी एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, एक वीडियो में बनाकर डाल दूंगा कि जो आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम को आपको कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन चीजें करनी है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन आपके माइंड के अंदर। तो अलग से एक वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको एग्जाम को सोल्व करना है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बस फिलहाल मैराथन पर ध्यान रखिए ताकि आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि उत्पादक कौशलम अस्ति, कि उत्पादक कौशल कौन से होते हैं? उत्पादक कौशल का नाम होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। क्या होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। अभी मैंने आपको बताया अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं?
जिसमें अपने विचारों को अव्यक्त किया जाता है जिन कौशलों के माध्यम से। कैसे किया जाता है? बोलकर और लिखकर। तो आप कहोगे सर पहला ही ऑप्शन हमको दिख गया, संभाषणम लेखनम चार। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका, पहले ही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हुए आपके अगले टाइप की ओर। देखिए जैसा आपके कौशल गए एक एक नंबर के आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन एक नंबर का हिंदी में आता है और एक नंबर का संस्कृत में आता है। ये कभी भी भाई साहब ऐसा नहीं हुए कि कभी आपके एग्जाम में ना टपके हो, हमेशा आते हैं। क्यों? आपके सिलेबस में दिए हुए। ठीक है, देखिए सिंपल सा मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया था, एक बार आज संस्कृत में दोबारा बता देता हूं। भाषा अर्जन क्या होती है भाई? भाषा अर्जन का सीधा मतलब होता है जब हम किसी भी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं तो होती है आपकी भाषा अर्जन। जैसे अब मेरी भाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, अब हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या मुझे किसी की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटा था तो मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती थी, स्कूल में बोली जाती थी, आस पड़ोस में हिंदी भाषा बोली जाती थी। तो इस भाषा को मैं अनुकरण के माध्यम, अनुकरण मतलब कॉपी करके, जैसे मेरे घर में बोली जाती थी वैसा मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो इस भाषा को मैं अनुकरण के माध्यम से इस भाषा को सीख गया। इसलिए जो भाषा अर्जन होती है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, बच्चा इसमें इस भाषा को अपने आप ही सीख जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, इसमें किसी भी संसाधन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हिंदी सीखने के लिए मुझे किसी की जरूरत थोड़ी पड़ी है, अपने आप ही सीख गया। आप लोग भी अपने आप सीख गए। तो ना तो इसमें व्याकरण की जरूरत पड़ती, ना किसी इसमें टीचर की जरूरत पड़ती, ना ही नियमों की जरूरत पड़ती। ठीक है, उसके अलावा जो भाषा अर्जन होती है वो आपकी हमेशा मातृभाषा या प्रांतीय भाषा होती है। ठीक है, जो हमेशा बच्चे की जो भाषा अर्जन होगी वो उसकी मातृभाषा ही होगी। ठीक है, जिसको प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जो भाषा अर्जन होती है वो सहज और स्वाभाविक, कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, सहज, स्वाभाविक और सरल होती है। यानी इसको बड़ी सरलता के साथ सीखा जा सकता है। ये आपकी, इसमें आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये होती है आपकी भाषा अर्जन। ठीक है, अब एक बात बताइए, मान लीजिए हिंदी तो मैं सीख गया, प्राकृतिक रूप से सीख गया हिंदी, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब मान लीजिए मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, कुछ भी लैंग्वेज सीखनी है। तो जब मुझे दूसरी भाषा सीखनी है तो भाई मुझे औपचारिक साधनों की जरूरत पड़ेगी। औपचारिक साधन कैसे? मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझको इंग्लिश सिखा सके, मुझको इंग्लिश की बुक चाहिए। ठीक है, जिसके माध्यम से इंग्लिश सीख सकूं, इंग्लिश के नियम पता होनी चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए। तो इन संसाधनों की जरूरत मुझे पड़ेगी अगर मैं किसी दूसरी भाषा को सीखूंगा। इसलिए इसको द्वितीय भाषा कहा गया है, और जो भाषा अर्जन है उसको प्रथम भाषा यानी मातृभाषा उसको कहा गया है। ठीक है, और ये वाली भाषा आपके स्कूल से प्रारंभ होती है। भाई इंग्लिश घर में तो नहीं बोलना शुरू करूंगा, मेरे घर के अंदर अगर हिंदी बोली जाती है तो इंग्लिश थोड़ी सीख जाऊंगा मैं। ठीक है, तो स्कूल से इसको स्टार्टिंग होती है, और यह एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी बच्चा इसके अंदर प्रयास करता है। और जो आपके सीटेट में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसको एक जटिल प्रक्रिया माना गया है। कैसा? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना गया है, जटिल प्रक्रिया। अब मान लो भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ा ना थोड़ा तो मुझे अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो जटिल प्रक्रिया होती है भाषा अर्जन के मुकाबले। तो दोनों ही चीज मैंने आपको इसके संबंध में बता दी। अब क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग दोगे खुद। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भाषा अर्जनेन संबंधम अस्त्यम अस्ति, कि भाषा अर्जन का संबंध किस में से होता है? देखते हैं किससे होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं। व्याकरण संबंध, आगे पढ़ना ही नहीं, शुरू में ही आ गया व्याकरण संबंध। व्याकरण का संबंध भाषा अर्जन से नहीं होता, भाषा अधिगम से होता है। किससे होता है? भाषा अधिगम से होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा परिवेश निर्माणेन सहज भाषा अधिगणनम, बिल्कुल सही बात। भाषा के जो परिवेश निर्माण से क्या होता है, जो भाषा होती है उसको सहज और सरल रूप से अधिग्रहण किया जाता है, उसको सीखा जाता है। ठीक है, तो परिवेश का निर्माण होना बहुत जरूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए भाषा अर्जन में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है बच्चे का जो परिवार होता है, या जो बच्चे का जो वातावरण होता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है भाषा अर्जन के अंदर। ठीक है, तो भाषा का परिवेश जो होता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। आप लोग समझे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आ गया। ये टॉपिक देखिए आपका सीडीपी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, या कोई भी भाषा हो। ये कुछ भाई साहब ऐसे आदमी हैं, मैंने बताया ना, ये हर शादी में जाकर अटेंड करते हैं। ठीक है, चाहे कन्यादान दे या ना दे, लड़के की में भी जाए, लेकिन आएंगे हर किसी के अंदर। तो ये एक नंबर का आपका हिंदी में आ जाएगा और एक नंबर का आपका संस्कृत में आ जाएगा। और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो भी आप बच्चों को स्कूल के अंदर भाषा पढ़ाओगे उसको आपको 3 भाषाएं आपको पढ़ानी है। त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसके बारे में बताया हुआ है।
तीन भाषा कौन कौन सी होनी चाहिए? पहले बच्चे को आप उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ। कौन सी भाषा में? उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, सबसे महत्वपूर्ण है। जो एनसीएफ है, एनसीएफ ने बच्चे की मातृभाषा को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है। अगर आप लोग सीटेट का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसके अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किसका? संस्कृत का आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था आपका? कि भारतीय छात्रस्य कस्याय शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। ठीक है, कि भारत का जो छात्र है उसको कक्षा में शिक्षण के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है उसकी मातृभाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र में पहले बच्चे की मातृभाषा होगी। अगर हिंदी क्षेत्र का होगा तो वहां पर उसकी मातृभाषा हिंदी हो जाएगी, गैर हिंदी क्षेत्र का होगा तो जो भी उसकी मातृभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी? हिंदी इंग्लिश में से एक हो जाएगी, और तीसरी आपकी मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक, देखिए कई बार इसको बता चुका हूं और इतना ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। और क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी होगी? आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश भाषा? नहीं, पहली भाषा इंग्लिश भाषा नहीं होगी। मैंने आपको दोबारा बताया, पहली भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी, ना ही उसकी आधुनिक भारतीय भाषा होगी। क्या होगी? या तो मातृभाषा होगी या बच्चे की प्रांतीय भाषा होगी। ये त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा होनी चाहिए। इस पहली भाषा में बच्चों को स्कूल के अंदर शिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और सॉफ्टवेयर आप लोग गूगल पर सर्च करना sachinacademy.com। ठीक है, sachinacademy.com आप लोग सर्च करना, इस पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेना। एक काम करना, क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद करना। आज इसके अंदर नई चीजें अपडेट करी थी तो थोड़ा आज ये मेंटेनेंस इसके अंदर करवा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आ गया आपका मूल्यांकन। सीडीपी में आता है, ईवीएस में आता है, मैथ्स में आता है, और आपकी भाषाओं में आपका मूल्यांकन पूछा जाता है। ठीक है, इनफैक्ट आपके सोशल साइंस और साइंस में आता है। जो कल होगा, कल ठीक 6 बजे, कल ठीक 6 बजे आपकी सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज की महामैराथन क्लास में लेने वाला हूं, कल ठीक 6 बजे। तो आप लोग ठीक 6 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, जिन बच्चों का पेपर 2 का सोशल साइंस है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन बच्चों का सोशल साइंस है उनको भी आप लोग जरूर लेकर आ जाना। ठीक है, और उसके बाद मैं साइंस की लूंगा, फिर इंग्लिश लूंगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करूं मूल्यांकन की, इवोल्यूशन की, मूल्यांकन क्या होता है? वास्तविक उपलब्धि के स्तर को जानना मूल्यांकन होता है। कैसे? अब आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम देने जा रहे हो तो 150 में से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, उस जितने भी आप लोग नंबर लेकर आओगे, उसके आधार पर आपकी उपलब्धि को जांचा जाएगा कि बच्चे के इतने नंबर आए, इसका मतलब बच्चे को इतनी चीज आती है। ये होता है आपका मूल्यांकन, जब वास्तविक उपलब्धि के स्तर को जानना होता है आपका। ठीक है, अब मूल्यांकन के अलावा एक और आपको देखने को मिलता है, इसका छोटा भाई, वो है आपका आकलन। ठीक है, तो असेसमेंट, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। बेसिकली इसी का एक भाग होता है। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। और दूसरी जरूरी बात जो मैंने आपको हिंदी में भी बताई थी, आकलन को सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण माना है। आकलन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हमारा शिक्षण जो प्रक्रिया होती है, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए मुझे आपका आकलन करना है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए। जो बच्चा सही दे देगा या गलत दे देगा, तो उसके बेस पर मैं क्या काम करूंगा, आप लोगों का मैंने आकलन करा। तो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो आकलन हो रहा है वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आकलन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। लेकिन आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है और एक छोटी प्रक्रिया है। ठीक है, छोटी प्रक्रिया है तभी महत्वपूर्ण है। और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। देखो वीडियो के अंदर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, जो भी गलती होगी यही मिल जाएगी आपकी और मैं यही समाधान कर दूंगा। लेकिन जब आप सीटेट के एग्जाम में जाओगे, 150 में से जितना वहां पर आपने कर दिया, वहां पर आप लोग समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां तो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझे? तो आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। आप लोग इसको समझ गए? आगे देखते हैं। इसी के अंदर एक और आपका दिया जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में भी कई बार बता चुका हूं मैं आपको, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में सीसीई के नाम से जाना जाता है और सीडीपी के अंदर बहुत पूछा जाता है और आपकी भाषा के अंदर भी। सतत और व्यापक मूल्यांकन कि भाई एक ऐसा मूल्यांकन जो सतत हो, यानी निरंतर चलता हो, रेगुलर चलता हो, कंटिन्यूअसली चलता रहो, और जिसमें बच्चे का व्यापक रूप से मूल्यांकन किया जा सके। व्यापक मतलब जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाए, यह होता है आपका व्यापक मूल्यांकन। यानी बच्चों को पढ़ाई के अलावा, शैक्षिक के अलावा उसको गेम्स, एक्टिविटीज, योगा वगैरह, पीटी वगैरह, इसमें भी उसको शामिल किया जाए, यह होता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, उसके अलावा देखिए जो आपकी भाषा होती है, जो आपकी हिंदी होती है, चाहे आपकी संस्कृत होती है, अगर बात आपको आकलन की दी जाए, अगर बात आपको आकलन की दी जाए और पोर्टफोलियो भाई साहब आपके एग्जाम में ना आए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पोर्टफोलियो भाई साहब आपके एग्जाम में हमेशा ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे मेहमान है आने ही आने आप। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं।
पोर्टफोलियो क्या होता है? एक बेसिकली फाइल होती है, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बच्चे से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को इसके अंदर रखा जाता है। चाहे बच्चे का नाम हो, चाहे बच्चे का परिवार हो, चाहे बच्चे की उपलब्धि हो, जो भी बच्चे ने उपलब्धि हासिल की हो, चाहे बच्चे की जो कमियां हो, कुछ भी हो, बच्चे से जुड़ी सभी चीजों को इस फाइल के अंदर रखा जाता है। जब बच्चा अगली क्लास में चला जाता है तो जो पिछली क्लास वाली मैडम है वो इस अगली क्लास वाली मैडम को कहती है, लो मैडम मेरे बच्चे का एक पोर्टफोलियो है। तो अगली वाली मैडम जो होगी, अगली क्लास की मैडम होगी, उसको एक फीडबैक मिल जाएगा कि भाई बच्चे के बारे में ये इसकी उपलब्धियां है, कमी है और ये इसके परिवार के बारे में चीजें हैं। अगर आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपसे पूछ ले आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, आकलन करने का या भाषा आकलन आपको दे देगा, क्या दे देगा आपको? भाषा आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, तो आपको पोर्टफोलियो के साथ हमेशा जाना है, सबसे बढ़िया तरीका आपका होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सामने आ गया आपका आकलन और मूल्यांकन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिए इसको। सतत व्यापक मूल्यांकनांतर्गत गर्ते कि सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन को देख लेते एक बार, इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, देखिए, छात्र सर्वदा आनंदेन कार्य निगमना है भवंती, कि छात्र हमेशा आनंद के काम करे। ठीक है, नहीं, इस तरह के काम नहीं करना, आनंद बच्चों को इस तरह के नहीं देना पढ़ने के दौरान, वो मूल्यांकन के दौरान। छात्र है शैक्षणिक भारम अधिगम निर्वंती, शैक्षणिक भार को अधिक भी नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, छात्र है पूर्णतया अध्यापक का नाम नियंत्रण संति, बिल्कुल भी नहीं, अध्यापक बिल्कुल नियंत्रण की बात जहां पे भी आ जाएगा पहले आपको नेगेटिव बता हुआ है। आगे देखते हैं, छात्र नाम मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते। ठीक है, कुछ वर्ड तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। देखिए, यही आपका आंसर सही हो जाएगा कि छात्रों का मूल्यांकन और जो आकलन होता है वो नियमित रूप से किया जाना चाहिए, रेगुलर रूप से किया जाना चाहिए। ये होता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। आंसर आपका 4 से हो जाएगा। अध्यापक नियंत्रण नहीं कर सकता, शैक्षणिक भाग को नहीं किया जा सकता और न ही आनंद के कार्य। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी आपका आकलन और मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि भाषा अध्ययने आकलने चा विभागे नाम है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के दे दिया एग्जामिनर ने। कहा है कि जो भाषा अध्ययन होती है उसके आकलन के विभाग का क्या नाम है। देखो डिपार्टमेंट पूछ लिया तो उसके विभाग का क्या नाम है, वो है भाई साहब पोर्टफोलियो, भाई साहब जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया? पोर्टफोलियो बताया। अगर ये आपके ऑप्शन में आपको दिए होते ना, आंख बंद करके लगा देना, आपका आंसर सही हो जाता कि भाषा अध्ययन के आकलन का विभाग नाम या उसका बढ़िया तरीका आपका पोर्टफोलियो होता है। ठीक, अब एक बार ऑप्शन के ऊपर नजर डाल लेते हैं ताकि आपको मिल जाए। सर्वाधिक लेखन परीक्षा, ज्यादा से ज्यादा लेखन परीक्षा कराई जाए, बिल्कुल नहीं। प्रतिसनम क्रियमाना मौखिकी परीक्षा, मौखिक परीक्षा करी जाए, नहीं होगा आपका। छात्र या है कालिक है कार्य संग्रह है या है तस्या है प्रगतिम दर्शेत, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा कि छात्रों का समय के अनुसार उनके कामों का संग्रह करना चाहिए और जो उनकी जो प्रकृति होती है, तस्या है प्रगति, जो उनकी प्रकृति होती है उसको देखना चाहिए। यही होता है कि भाषा अध्ययन का आकलन का विभागीय नाम यानी पोर्टफोलियो का नाम। ठीक है, उनके कामों का संग्रहण करो। संग्रहण किसके अंदर होता है? उसी फाइल के अंदर जो मैंने आपको पोर्टफोलियो बताया, और उनकी प्रगति के बारे में उनको देखो कि कितना बच्चे ने प्रगति करी है या जो कमियां कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थ कस्योपरि बलम देम, कि भाषा, देखिए इसको ध्यान से देखना। हाँ जी, मैंने आपका देख लिया कमेंट। क्या था मैं आपका? भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थ कस्योपरि बलम देम, कि भाषा का जो समग्र रूप से और निरंतर रूप से जो मूल्यांकन होता है वो किस पर बल देता है, वो आपको बताना है। देखते भाई किसके ऊपर बल देता है? शुद्ध उच्चारण के ऊपर बिल्कुल नहीं देता। विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, देखिए आपका आ गया ना सबसे पॉजिटिव, जिस बात को एनसेप कहता है और जिस बात को मैं कहता हूं, जहां पर भी आपको विभिन्न संदर्भ के अनुसार देखने को मिल जाए, यह आपका पॉजिटिव होता है कि विभिन्न संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रयोग देनी चाहिए। यह आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो निरंतर और समग्र मूल्यांकन सबसे ज्यादा बल देता है कि बच्चों को जो भी आप भाषा पढ़ा रहे हो उसको विभिन्न संदर्भ के अनुसार आप लोग पढ़ाइए, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग पढ़ाइए। उसके दैनिक जीवन से आप लोग बच्चों को कोई भी चीज दे रहे हो तो दैनिक जीवन से आपको लोग उसको जोड़कर पढ़ाइए। ठीक है, तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। इसको ऊपर देख लेना, बड़ा पॉजिटिव है और आपके सीटेट के एग्जाम में आता ही आपका। ठीक है, आगे देखते हैं जी। सर व्यवधान का मतलब रुकावट होता है? हाँ, रुकावट, व्यवधान का मतलब रुकावट। जो आपका मातृभाषा का गया था
जिसमें जो प्रत्यक्ष विधि मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि बताई थी, तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर आपको मातृभाषा की जरूरत नहीं होती, तो वहां पर आपको व्यवधान आपका दिया होता है। ठीक है, व्यवधान का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, जरूरत नहीं होती, या जिसको रुकावट भी आप लोग कह सकते हो। बेसिकली आपके अगर जैसे पर्यायवाची होते हैं, कई सारे नाम होते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा की क्या होती है, जरूरत नहीं होती, व्यवधान यानी रुकावट होता है, जरूरत नहीं होती। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं भाषा की। बहुत देर से भाषा की करे जा रहे हैं, हिंदी की मैराथन क्लास में भाषा की बात करी, अब संस्कृत के अंदर भाषा की बात करते हैं। सिंपल से 2-3 पॉइंट जान लो कि भाषा क्या होती है, अभिव्यक्ति का साधन होती है। जो हम अपने विचार हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से, संप्रेषण का माध्यम से करते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होती है भाषा। आप लोगों का और हमारा जो संबंध है आपस में, वो जो सामाजिक संबंध है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, वो भाषा की वजह से ही कर पा रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। और भाषा मानव सभ्यता व संस्कृति की पहचान होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसके ऊपर लगाओ। भाषा के माध्यम से क्या होती है, जो भाषा होती है बच्चे की खुद की पहचान होती है। ठीक है, बच्चे की खुद की आइडेंटिटी होती है, और बच्चे की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी होती है। कई बार क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आप लोग समझे। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग बताओगे मुझे खुद से। देखिए जी, हाँ आप लोग सुन रहे हो तो गणनात्मक हो गया, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लोग बनाते जाया करो, आंसर सही हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक भाषा या है लिपि है वर्तते, इयम उक्ति कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह क्या है। मैंने आपको हिंदी वाली में भी बताया था, कोई भी भाषा होगी, कोई भी भाषा हो चाहे, वो बिना लिपि के हो पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी भाषा है, ठीक है, इसकी लिपि कौन सी है, आपकी देवनागरी लिपि है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सही है मैं रुक गया यहीं पर, संस्कृत की कौन सी लिपि होती है, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होती है, आप लोग बताओ। ठीक है, संस्कृत भाषा की लिपि बताओ। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। और दोनों के बीच में आपको संबंध देखने को मिलेगा, बिना लिपि के भाषा आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक, लिपि क्या होती है आपकी, लिपि जो भाषा को लिखने वाले चिन्ह होते हैं उनको लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आंसर आपका, तीसरा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ देवनागरी होती है, देवनागरी तो हिंदी की होती है, संस्कृत की भी इसी की होती है। अच्छा, एक कह रहा नहीं पता, बताओ यार, संस्कृत की भी नहीं पता तो कैसे काम करोगे। हाँ देवनागरी होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। प्रत्येक भाषा या है विशिष्ट ध्वनि है संरचना शब्दावली चा संति। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनि है, यानी विशिष्ट ध्वनि और जो शब्दावली संरचना होती है। भाषाया है एवं विधियम वैशिष्ट्यम सूचयति यत्, तो वह भाषा की कौन सी विशिष्टता, ठीक है, वैशिष्ट्यम यानी कौन सी विशिष्टता को सूचित कर रही है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनि और शब्दावली संरचना होती है। अब देखते हैं किसको कर रही है वो। अब पढ़ते हैं हम ऑप्शन को, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। भाषा प्रजाति विशिष्टता वर्तते, भाषा की प्रजाति विशिष्टता नहीं होगा आपका। भाषा या चिचिकी, ये इसका मतलब, हाँ यार चिचिकी, हाँ बिल्कुल सही बात है। वर्तते ये भी नहीं होगा आपका, इसका मतलब होता है भाई आपका स्वतंत्र रूप से, ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्र रूप से, ये भी नहीं होगा आपका। भाषा एक है कौशल विषय वर्तते, भाषा कौशल के विषय के रूप में नहीं। भाषा एक व्यवस्था वर्तते, बिल्कुल सही बात है, भाषा एक व्यवस्था होती है। देखिए आप कोई भी भाषा सीख रहे हो, चाहे हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे, कुछ भी सीखो, तो एक व्यवस्था के अनुसार आप लोग इसको सीखोगे। आप लोग वर्ण सीखोगे, शब्द बनाना सीखोगे, वाक्य बनाना आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल ये वाली बात सही कही थी कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है, विशिष्ट ध्वनि और शब्दावली संरचना होती है। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन आगे सामने आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताओगे आप लोग खुद कि भाषायाम मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य है, कहा है स्यात कि भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आप लोगों को बताना है। देखो बताते हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए कि विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलनम, कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों का आकलन करो, बिल्कुल नहीं, भाषा मूल्यांकन का यह उद्देश्य नहीं है। अगला ऑप्शन पढ़ते कि अधिगमे तुरिटनाम निरीक्षणम तथा नियंता परिष्करणम, बिल्कुल सही बात है भाई। आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा कि अधिगम में होने वाली जो जो त्रुटियां है, जो जो गलतियां है, बच्चा जो सीखते टाइम जो गलतियां कर रहा है, ठीक है, उन गलतियों का निरीक्षण करना चाहिए, और निरीक्षण करने के बाद फिर क्या काम करनी चाहिए, उनका परीक्षण करना चाहिए। ये भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आंसर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शिक्षा अधिकार दी
नियमानुसारम, यहां पर बात हो रही है शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है। देखो अलग अलग लिख के नहीं दे सकता था, इतना एक साथ ही बड़ा लिख कर दे दिया, ठीक है। यहां पर बात हो रही है राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा के अधिकार की, राइट टू एजुकेशन 2009 की बात हो रही है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि प्रत्येक 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कैसी? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो ये बोलता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक छात्र से अधिकार है अस्ते। क्या अधिकार है इसके अनुसार प्रत्येक छात्र का? देखते क्या अधिकार है, ऑप्शन देखते हैं। राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, कि बच्चों को राजकीय भाषा के माध्यम से पढ़ाओ, बिल्कुल नहीं। आधुनिक भाषा के माध्यम से पढ़ाओ, नहीं। मातृभाषा के माध्यम से आप लोग उसको पढ़ाओ, ठीक है। इसलिए मातृभाषा को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, आंग्ल भाषा इंग्लिश भाषा नहीं हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार। बताओ कब से लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम? कमेंट बॉक्स में बताओ कब से लागू हुआ है। देखो आपको कितनी नॉलेज है, ठीक। सीडीपी में वैसे सब कंप्लीट करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा क्वेश्चन आपका कि भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति है ऐसे लाभ है अस्ति, कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो आगमनात्मक पद्धति होती है उसका क्या लाभ होता है वो आपको बताना है। मैंने शुरुआत में आपको व्याकरण की जो पद्धतियां होती है, शिक्षण पद्धतियां होती है, उसमें आपको बताया हुआ है। आगमन के अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों को पहले क्या होता है, इसमें बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण के बाद उसको नियम दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक टीचर ने बच्चों को संज्ञा पढ़ाने से पहले बच्चों के से उनके नाम पूछे या और उनके घर वालों के नाम पूछे, और नाम पूछने के बाद फिर उसने उसको संज्ञा के नियम या संज्ञा के बारे में बताया, ठीक। तो आगमनात्मक पद्धति का क्या लाभ होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं अब हम। देखिए, कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति, बिल्कुल एक कक्षा में जहां पर भी अनुशासन की बात आ जाएगी, मैंने आपसे कहा हुआ है ये आपका नेगेटिव होता है। एनसीएफ ने भी अनुशासन की अपेक्षा सौंदर्य बोध को, बच्चे के आनंद को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहला तो आपका होने से रहा। अगला पढ़ते हैं। विद्यार्थी अल्पे एवं समये अधिकम पठितुम शक्नोति, कि विद्यार्थी थोड़े या, ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़े या ज्यादा समय में पढ़ने में सक्षम होता है। ये थोड़ी होता है भाई, आपको पहले नेगेटिव लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला पॉजिटिव लग रहा है आपका। विद्यार्थी भी है गृह कार्य करने से आवश्यकता नास्ती, विद्यार्थियों को गृह कार्य करना आवश्यक नहीं है। हमारे टाइम पे बोलता बेटा, स्कूल टाइम पे, जब तो तेरी बात मानते भी, ठीक है। अब बोल रहा है क्या फायदा, हम तो खूब पिटे हैं होमवर्क के ऊपर, गृह कार्य के ऊपर। आंसर क्या हो जाएगा, क्या लाभ होता है? विद्यार्थी ने रटनाभ्यास ना कुर्वन्ति, की विद्यार्थी को रटने का अभ्यास ना कराया जाए। इस वाली बात को एनसीएफ भी कहता है। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, रटने को नेगेटिव मानना है, कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बच्चों को कोई भी चीज स्मरण ना करी जाए, स्मरण, ठीक है। ये आपको दिया होता है संस्कृत में सब। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है जी। 2010 से लागू हुआ, बिल्कुल सही बात। बी के विद आर्ट ने सही आंसर बताया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सेकंड, ये क्या लगा हुआ है स्क्रीन पर मेरी, इसको हटा दो। अरे तो पेन चल गया। चलिए अब पढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा क्वेश्चन आपका। अब ध्यान से आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर देना है। विद्यालम प्रति आगमनेन बाला है 100 मूल भाषाम कक्षायाम आनयंती, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो विद्यालय है उसमें प्रत्येक आने वाली जो बालिका होती है, जब वो कक्षा में प्रवेश लेती है तो अपनी मूल भाषा के साथ आती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चे को कोरी स्लेट आपको नहीं मानना, ठीक है। बच्चे को कोरी स्लेट आपको नहीं मानना, ब्लैंक पेपर नहीं मानना। जब बच्चा स्कूल के अंदर पहली बार आएगा तो अपनी भाषा लेकर आएगा, बच्चा स्कूल के अंदर अपने अनुभव लेकर आएगा और दुनिया के प्रति जानने के बारे में अपने दृष्टिकोण लेकर आएगा। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जब विद्यालय में पहली बार कोई बालिका आ रही है तो साथ में अपनी मूल भाषा को लेकर आ रही है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है बहुभाषी के देश, कि बहुभाषिक देश में, यानी हमारा देश बहुभाषाओं का देश है। बहुभाषिक देश और बहुभाषिक विद्यालय जो होते हैं, तेसाम गृह भाषा है सम्मानम करणीय यतोहि, कि बहुभाषिक देश और जो बहुभाषिक विद्यालय होते हैं, हमारे देश की बात हो रही है, तो उसमें तेसाम गृह भाषा, यानी जो उनकी जो गृह भाषा है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, जो उनकी गृह भाषा है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये जो सम्मान किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए? अब ये मत कह देना सर एनसीएफ ने कहा इसलिए सम्मान करना चाहिए, ऐसा आंसर नहीं देना। अब बताओ उनकी भाषा का सम्मान क्यों करना चाहिए बहुभाषिक देश या बहुभाषिक विद्यालय के अंदर। अब पढ़ते हैं हम ऑप्शन को, देखिए, हाँ जी ऑप्शन पढ़ते हैं। बाला है आबाद धीरित्या अस्या वदंती, ये तो बिल्कुल नहीं होने का। तेसाम अभिज्ञान से इदम महत्वपूर्ण अंगम, बिल्कुल सही बात है।
तेसाम अभिज्ञानस्य, यानी कि जो उनका जो ज्ञान है, ठीक है, उनकी जो पहचान होती है, उनका जो ज्ञान होती है, वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बिल्कुल सही बात है आपको, इसलिए बच्चों को मैंने बताया बच्चे से जुड़ी सभी चीज को आपको महत्वपूर्ण मानना है आपको, ठीक है। आंसर आपका सेकंड से हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आपके अगले टाइप के ऊपर। देखिए ये भाई साहब आपके अधिगम विकार जो होते हैं, ठीक है, अधिगम विकार होते हैं। जिन बच्चों ने सीडीपी और पेडागोजी वाली मेरी क्लास ली होगी और हिंदी वाली ली होगी, तो संस्कृत तो उनको बिल्कुल ऐसी लग रही होगी, ठीक। मैंने कहा सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग संस्कृत की प्रैक्टिस कर लेना। जो आपके टॉपिक होते हैं सेम टॉपिक आपके वही है जो आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करना, वरना जो मेरे नोट्स है उनसे आप लोगों को पढ़ना है और किसी किताब में नहीं पढ़ना। सारे उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत में नहीं आएगी उससे, और पेपर भी आपको उससे बाहर नहीं जाएगा जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं। लास्ट के टाइम पर इनको भी पढ़ के ना अच्छे तरीके से कई दिन आप मिलाकर आपका काम हो जाएगा, ठीक है, भले ही आपका पेपर ही नजदीकी क्यों ना हो। यही आपको चीजें फॉलो करनी है और अपना मैराथन देखनी है। डिस्ग्राफिया वर्तते, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताने का भी मन नहीं कर रहा। अधिगम विकार में क्या होता है? डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे वो आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। डिस्ग्राफिया की जगह आपका डिसलेक्सिया हो जाता तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित विकार है। डिस्कैलकुलिया हो जाता तो डिस्कैलकुलिया आपका गणित से संबंधित विकार है। बाकी के जितने भी विकार है सीडीपी के अंदर और हिंदी के अंदर सब कंप्लीट करा चुका हूं, वो आप लोग जाकर देख लेना, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आप लोग बताइए खुद से, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 अनुसारम काल्पनिक चिंतनार्थम एवं चा साक्षर द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते, ठीक है। इसमें बोला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कल्पना होती है और जो चिंतन होता है, ठीक है, और क्या होता है, और जो साक्षरता होती है, उसके द्वारा जो ज्ञान अर्जन होता है, इनके द्वारा जो ज्ञान अर्जन होता है वो किस में होता है, वो आपको बताना है आंसर, ठीक है। देखते हैं किस में होता है। शास्त्रीय भाषा में बिल्कुल नहीं, द्विभाषा में नहीं, मातृभाषा में होता है। जहां पर भी मातृभाषा मिले, देख लो आपकी भाषा के अंदर कितनी महत्वपूर्ण होती है जो आपकी मातृभाषा होती है, ठीक है जी, बिल्कुल मातृभाषा आपकी। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रचनात्मक शिक्षण अभिप्राय है अस्ति, कि रचनात्मक शिक्षण का क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके एक बार। स्वपाठानुगुणम विभिन्न सहायक सामग्रियां रचयंती, सहायक सामग्रियों का यूज नहीं होगा रचनात्मक शिक्षण के अंदर। छात्रा है पाठ्य समस्याम विभिन्न उदाहरण पठंती, विभिन्न उदाहरण नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। अगला दिया है आपका, छात्रा स्वानुभावानुगुणम पाठ्य संबंध शब्द पद वाक्य दिनाम वाक्याम कुर्वन्ति। हाँ, ये तीसरा आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कि जो छात्र होते हैं वो खुद के अनुभव के द्वारा, ठीक है, पाठ से संबंधित जितनी भी चीजें होती है, शब्द हो गया, पद हो गया, ठीक है, वाक्य हो गया, इनकी आदि की क्या काम करते हैं, व्याख्या करते हैं। देखो क्या बात हो रही है, छात्रा स्वानुभव यानी खुद के अनुभव द्वारा जब करेंगे तो आपका रचनात्मक का हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे खुद से। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेखन परंपरायाम अधस्नेसु किम संबंधम, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो लेखन की जो परंपरा है, जो लेखन जो क्रिया है, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कल्पना की जरूरत होती है। देखो अगर मुझे कोई चीज लिखनी है तो कल्पना ठीक है थोड़ी बहुत पढ़ सकती है। समीचीन शब्दावली, समीचीन का मतलब होता है ठीक शब्दावली, उचित, इसको शब्द लिख लो उचित, उचित शब्दावली की, तो ठीक है इसकी भी जरूरत पड़ेगी। कथा विचार की कर सकते हैं। फोर्थ आंसर देखिए, विराम चिन्ह नाम सम्यक प्रयोग है, बिल्कुल से विराम चिन्हों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर मुझे अपनी लेखन क्रिया को प्रभावशाली बनाना है। किस जगह पर कौन से विराम चिन्ह का यूज देना है, इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए, तभी मेरी जो लेखन जो क्रिया है वो प्रभावशाली बनेगी। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए, सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति, कि सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन होते हैं, तो उनमें से प्रमुख क्या है? सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मक लेखन क्या हो जाएगा? मतलब जिसके अंदर सृजनात्मकता देखने को मिले। जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टीचर ने क्या काम करा, लिखने के लिए बच्चों को कोई भी एक्टिविटी दी, ठीक है, कोई काम दिया, तो सबसे बढ़िया सृजनात्मक लेखन का क्या एग्जाम्पल रहेगा, क्या उदाहरण रहेगा? जब बच्चा किसी भी घटना को या बच्चा किसी भी अनुभव को जब खुद के शब्दों में लिखता है, किसमें? जब बच्चा किसी भी घटना या किसी भी अनुभव को खुद के शब्दों में लिखता है, तो होता है आपका सृजनात्मक लेखन।
क्योंकि इसके अंदर बच्चा जो उसके सामने घटना होगी, अनुभव होगी, वो अपने शब्दों में, अपने विचारों में उसको लिखता जाएगा। तो सृजनात्मक लेखन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका यही होता है, ठीक है। ये आपका सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, भाव विनिमय, भाव का आदान प्रदान नहीं होगा, वर्तनी शुद्धता नहीं होगा, छोटे बच्चों को मतलब ही नहीं इसका, व्याकरण शुद्धता से तो वैसे भी मतलब नहीं है। स्वाभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव। मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के स्टार्ट में बताया था, स्वाभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति के जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर दिए जाएंगे, जैसे यहां पर मैडम ने उसको अवसर दिया कि बेटा जो भी आपने घटना देखी, अनुभव देखा है, खुद के शब्दों में लिखो। तो जितने भी खुद की अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएंगे बच्चों को लिखने के, उतना ही बच्चे का जो लेखन होगा वो सृजनात्मकता आपको देखने को मिलेगा। आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा या है कौशल चतुष्टयम अतिरिच्य अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। देखो ये क्वेश्चन आपका वही आ गया। मैंने आपको जो भाषा कौशल होते हैं शुरुआत में मैंने आपको बता दिए थे चारों, आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक, आपको चारों बता दिए थे। लेकिन मैंने कहा था इनका एक भाई रह गया है, इनका एक भाई आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा। तो ये जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाई है इनका, जो इनका बड़ा भाई है, वो है आपका चिंतनम कौशल। बेसिकली आपके 5 तरीके के कौशल होते हैं। चिंतनम कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ने के अलावा एक होता है आपका चिंतनम कौशल। और आपको यही पूछा हुआ है कि जो चारों कौशल है उनके अलावा कौन सा कौशल जो है आपका महत्वपूर्ण है या रह गया है। तो चिंतनम कौशल, देखिए चिंतन का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सीडीपी में मैं आपको समझा चुका हूं। जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई समस्या आती है तो समस्या के आने पर चिंतन होना स्टार्ट शुरू हो जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई सीटेट का एग्जाम आपका किस डेट को है, तो आपके सामने क्या समस्या आई, आपके सामने क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आने के बाद आपने अपने माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर चिंतन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और चिंतन जो भी करोगे, जो भी चिंतन करता है वो अपनी भाषा के अंदर चिंतन करता है। जो भी जो संप्रत्यय बनाता है, जो कंसेप्ट बनाता है, वो अपनी भाषा के अंदर संप्रत्यय बनाता है, ठीक है। ये सभी वो चीज है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक। ये आप लोग नोट्स के अंदर प्रैक्टिस कर लेना इनको। तो जब समस्या का जब समाधान हो जाए, जब समस्या का जब समाधान हो जाता है तो चिंतन भी खत्म हो जाता है। तो चिंतन के लिए समस्या का होना बहुत जरूरी है। तो भाषा के 4 कौशल के अलावा इसका चौथा 5वां भाई है चिंतन कौशल। इसके कौशल इसके ऊपर आप लोग देख लेना, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर आप लोग बताओगे खुद से। भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, कि भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो आपको बताना है। देखते हैं भाई क्या सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ते ऑप्शन को, पठन पाठक सहायक सामग्री, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाने की सहायक सामग्री है, यहां पर बात पीएलएम की हो रही है। तो भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। मूल्यांकन करते विभिन्न साधनाम कौशलनाम चा प्रयोग, ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका पाठगता नाम अभ्यास कारणाम समाप्ति, कि ठीक है पाठ के अंत में अभ्यास कारण दिया जाए, ये भी नहीं होगा आपका। अगला आपका शिक्षार्थी भी है परस्परम भावादान प्रदानस्य अधिकाधिकम अवसर प्रदानम, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी आपको बच्चे की भाषा का विकास करना है तो भाषा का विकास जब भी हो जाएगा जब भाषा बोलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर बच्चे को दिए जाएंगे। यानी जो बच्चा होगा जो अपने जो विचार है उन, ठीक है, जो विचार है उनका जब आदान प्रदान करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर दिए जाएंगे, तभी बच्चे की भाषा का विकास हो पाएगा। आंसर आपका 4th आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। हाँ जी, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करनी है। मैंने बताया ना थोड़ी सी आज वो उसके अंदर नई चीजें ऐड करवाई थी, और नई चीजें ऐड करवाने के चक्कर में भाई साहब ने दिन में कर दी। तो साइट अंडर मेंटेनेंस लिखा रहा होगा, ठीक है, साइट अंडर मेंटेनेंस करके लिखा रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप सही हो जाएगी। नई चीजें ऐड करने के चक्कर में बेवकूफ ने जो है दिन में कर दिया, ठीक। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक। आप लोग चेक करते रहिए वो, ठीक। थोड़ा सा जो टेक्निकल चीजें होती है ना, देखिए कोई चीज मेरे हाथ में हो, अगर कोई चीज मेरे हाथ में हो, आपने देखा होगा मेरी तरफ से कभी कमी नहीं रहती, मैं पूरा 100% देता हूं। लेकिन टेक्निकल चीजें जो होती है, जैसे जो सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन वगैरह होती है, इनको दूसरा आदमी ही ऑपरेट कर पाते हैं। अब दूसरे के आदमी, अब क्या गए उसे, मैं उसने गलती कर दी है, ठीक है। लेकिन ये टेक्निकल होती है, कुछ देर के लिए होती है, आप लोग बेफिक्र रहिए। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पठन समय, कि पढ़ते समय अदस्नेसु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, कि पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। आपके हिंदी में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और आपके संस्कृत में भी ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिंदी वाली मैराथन क्लास में मैंने आपको सिंपल बताया था कि पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अर्थ को जानना। पढ़ने और अर्थ को दोनों को आपको ध्यान रखना है।
उच्च स्वर की आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है, प्रत्येक शब्द को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, धारा प्रवाह को जरूरत नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण अगर जरूरत होगी तो पढ़ते समय अर्थ को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत आपको होनी चाहिए। भाई आप लोग एक बात बताइए, आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ते समय आपको अर्थ पता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, मशीन थोड़ी हो आप लोग ठीक है, कि पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, अर्थ आपको पता ही नहीं चल रहा। पढ़ते समय आपको अर्थ पता होनी चाहिए, संस्कृत भाषा में शब्द क्या लिखे हुए पढ़ते टाइम आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी चीज होती है। आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछा जाता है और आपके संस्कृत में पूछा जाता है। क्वेश्चन लिया जाता है आपका बेसिकली कविता से, या जो आपके जो गद और पद होते हैं, ठीक है, जो आपकी मैंने बताया जो संस्कृत और जो हिंदी होती है 15 नंबर के आपके गद और पद होते हैं। इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जो मेरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उस पर जी भर के प्रैक्टिस करना आप लोग, तो ये आपका ये हो जाएंगे। मैंने एक डेमो वीडियो भी बना के डाली हुई है, ठीक है, 15 नंबर के आएंगे, देख लेना। और दोनों लैंग्वेज के मिला दो तो 15 + 15 यानी 30 नंबर फ्री के आपके, ठीक। लेकिन आपका 1 नंबर का यहां भी देखने को मिल जाता है कि जो बच्चों को गद और पद या जो बच्चों को जो कविताएं बताई जाती है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तरीय कविताया है प्रयोजनम अस्ति, कि प्राथमिक स्तर पर जो कविता का जो प्रयोजन है यानी उद्देश्य है, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य है, तो प्राथमिक स्तर पर कविता का क्या उद्देश्य है वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन को देख लेते एक बार। विभिन्न भाषा कौशला नामुपरी अधिकार प्राप्ति है, नहीं, विभिन्न भाषा कौशला, विभिन्न संदर्भ नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। विभिन्न भाषा के कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने की बात करें, नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा विभिन्न संदर्भेषु फिर से आ गया। अगला देखिए, प्राथमिक छात्र अलंकारम, अलंकार वगैरह से भी मतलब नहीं होगा। ऐसे भी देखिए, शब्दावली ज्ञान विस्तार, शब्दावली का ज्ञान विस्तार भी नहीं करना। आंसर आपका 4th ही बचेगा कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो कविताएं बताई जाती है, वो कविताएं किस लिए बताई जाती है? कविताया है संगीतस्य तालस्य अनुप्रास्य च आनंदाभूति है, ठीक है। ध्यान से देखना कि कविता से क्या होता है, कविता से जो संगीत होता है, जो ताल होता है, और जो अनुप्रास के जो आनंद की अनुभूति से होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों को कविता पढ़ाई जाती है। बेसिकली प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कविता पढ़ाने का एक ही मतलब होता है, बच्चों को आनंद दिया जाए, ठीक है, बच्चों को आनंद दिया जाए। बच्चा कविता इसलिए पढ़ता है क्योंकि बच्चों को उससे आनंद मिलता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में और पूछा गया था, जो बच्चों को जो हम ये कविताएं पढ़ाते हैं, जो बच्चों को हम कहानी और जो कविताएं पढ़ाते हैं, ठीक है, छोटी कक्षाओं में बच्चों को जो कहानी और कविता पढ़ाते हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, इनके माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं कहानी और कविताओं के माध्यम से। आप लोगों ने हर किसी ने कहानियां खूब सुनी होगी, चाहे अपने चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी हर किसी से सुनी होगी, ठीक है। तो जो भी कहानी होती है उसमें से देखना संस्कृति धरोहर से हमें जोड़ती है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया आपका, जो कहानी है आपकी, कहानी सुनाने से बच्चे के अंदर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इस चीज के ऊपर, एकदम मुझे ध्यान आ गया, हिंदी वाली भाषा में मैंने आपको बताया था। जो बच्चों को जो कहानी सुनाते हैं, कहानी सुना के माध्यम से क्या होता है? अब क्या सर हमें तो मजा आता था जब हम कहानी सुनते थे। मजा आने के साथ साथ और क्या चीज होती है? जो बच्चे की जो चिंतन शक्ति होती है, जो आपके एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है, जो बच्चे की जो चिंतन शक्ति होती है और जो बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है, ठीक है, जो बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है उसका विकास होता है इन कहानियों के माध्यम से। जैसे जैसे हमको कहानी पढ़ाई जाती थी ना स्कूल के अंदर या हमारे किसी फैमिली मेंबर के थ्रू, तो हम लोग चिंतन करते जाते थे, अच्छा ये हो गया, अब ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और कल्पना करते रहते थे, ठीक है। तो हमारी चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है कविताओं और कहानियों के माध्यम से। बड़ा महत्वपूर्ण था ये तो आपका, इसके बारे में सभी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए सामने आ गया इसकी स्क्रीन पर, कि भाववाच्यात्मक क्रियापद से उदाहरणम अस्ति। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाववाचक क्रिया का उदाहरण क्या है। मैंने आपको क्या बताया, आपके सीटेट के एग्जाम में आपको व्याकरण देखने को नहीं मिलेगी, आपको 2 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके गद्यांश और काव्यांश आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है, हिंदी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन संस्कृत के अंदर, किसके अंदर? संस्कृत के अंदर 1-2 नंबर के क्वेश्चन मुझे देखने को जरूर मिले जब मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हुए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि जो भाववाचक क्रिया होती है उसका क्या उदाहरण है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। भाववाचक क्रिया आप सभी को पता होगी, ठीक है, कि जो शब्द किसी वस्तु या जो वस्तु कह रहे हो, जो शब्द किसी वस्तु की अवस्था या दशा को बताए, ठीक है, जो किसी की अवस्था या दशा को बताए तो वो होती है आपकी भाववाचक क्रिया, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई हंसता है या कोई रोता है, ठीक, या किसी का बचपन हो गया, ये सब आपकी भाववाचक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन 4th देखोगे, भोजन खादिति, भोजन को खाता है नहीं, लेख लिखता है नहीं, नाचता है नहीं, हंसता है, ठीक है। हंसना क्या हो जाएगी? भाववाचक क्रिया, हंसता है रोता है, आंसर 4th हो जाएगा, ठीक।
देखिए मैं देखता हूं बहुत से बच्चे ग्रामर में पढ़े रहते हैं, व्याकरण करते रहते हैं, हिंदी जो उनकी हिंदी इंग्लिश संस्कृत होती है नहीं पढ़नी। आपको हमेशा वो चीजें पढ़नी चाहिए जो आपके पेपर में आनी है, ठीक है। दुनिया भर में पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें है, जब आपका पेपर पास हो जाए जब बाद में पढ़ लेना जो भी आपका पेपर आए। जब आपके पेपर में व्याकरण नहीं आनी तो आप लोग इसके ऊपर मेहनत मत करिए। जो पेडागोजी की मैंने आपको टाइप बताई है यही टाइप आपके एग्जाम में आती है। अब इनकी प्रैक्टिस जितना हो सके, जो आपको नोट्स दे रखे हैं उनको आप लोग उसके अंदर कर लेना, सभी क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है आपका, ठीक। ये थोड़ी अलग टाइप पूछी गई थी तो मैंने ले दी, वरना जितनी टाइप आपको कराई हुई है ना उसी में आपकी पूरी संस्कृत खत्म हो जाती है, ठीक है। जो एक एक आपको टाइप बताई हुई है कि भाषा के कौशल, भाषा अर्जन, बहुभाषिकता, मातृभाषा, ठीक है, ये आपका मूल्यांकन वगैरह, यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा लग लिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है कि षष्ठ कक्षा आया है आंगल पाठ्य पुस्तके वर्षा जल संरक्षण परो एक पाठ है अस्ति। यहां पर बात हो रही है क्लास 6 की बात हो रही है। जो आंगल पाठ्य पुस्तक होती है, अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक होती है, उसमें वर्षा जल संरक्षण, वर्षा को जल को संरक्षण के बारे में एक पाठ दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते और क्या दिया हुआ है, पाठस्य आरंभात पूर्व शिक्षक है छात्रान लेखितुम निर्देशिति यत एस्मिन् विषय ते किम किम जानन्ति किम किम चा ज्ञातुम इच्छन्ति इति, ठीक है। कहा गया, मैं किम किम के चक्कर में बुलाई दिया। आगे देखते यहां से है कि पाठ को आरंभ करने से पहले जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, ठीक है, जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो छात्रों को लिखने के निर्देश देता है। क्या देता है, लिखने के निर्देश देता है। अब उसमें क्या है कि जो लिखने के निर्देश देता है वो इस विषय में क्या जानते हैं, इसलिए उसको निर्देश देता है, इस विषय में क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। किम किम चा ज्ञातुम, और क्या जानना चाहते हैं, क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं, इच्छन्ति है ना, क्या जानने की इच्छा रखते हैं। तो अथ पाठम पठित्वा छात्रा है यत ज्ञातवन्ते तत् लिखन्ति, ये इस प्रकार का जो पाठ है उसको पढ़कर छात्र जैसे समझते हैं और वैसा ही लिखते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें एवं प्रकार के पठन विधि है किम कथ्यते, तो इस प्रकार की जो पठन विधि है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। सास फुलादी इतने बड़े क्वेश्चन ने इसको अनुवाद करने के अंदर भी। देखिए अब बताओ इस विधि को क्या कहेंगे। देखिए सामने आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको इसके अंदर बताना है। इंग्लिश वाले भी देख लो एक बार आप लोग, लिटरल, मेटाकोग्निशन, KWL स्ट्रेटेजी और या फिर रेसिप्रोकल स्ट्रेटेजी, ठीक। देखिए इसके अंदर सीधा आंसर आप लोग आना, आंसर आपका तीसरा KWL स्ट्रेटेजी, ठीक। क्या हो रहा है, क्लास 6 का इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है वर्षा जल संरक्षण दिया हुआ है, तो पाठ को शुरू करने से पहले छात्रों को लिखने के निर्देश दे दिए टीचर ने, ठीक है, कि वो इस विषय के बारे में क्या जानते हैं। पहले क्या देखा, वे इस विषय के बारे में क्या जानते हैं। तो के का मतलब होता है जानना, के का मतलब होता है नोन, ठीक है, के का मतलब होता है जानना, कि पाठ को पढ़ने से पहले जानना। आप लोग समझे यहां तक के का मतलब। पाठ को जानने के बाद W होता है आपका वांट टू नो, इंग्लिश के अंदर ही बता देता हूं जब इंग्लिश की बात हो रही है। उसके बाद होता है वांट टू नो, जो जानना चाहता है, ठीक है। क्या हो रहा है, क्या जानने की इच्छा रखता है, जो जानना चाहता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर होता है आपका L, ठीक है, L का मतलब होता है आपका लर्न, ठीक, जो जाना गया, जो जान गया वो, ठीक। तो ये होता है आपके KWL की जो स्ट्रेटेजी होती है वो मैंने आपको बता दी, जो एक एक्टिविटी के माध्यम से टीचर करना चाह रहा है अपनी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बता दूं, वरना सभी टाइप फ्रेंड्स मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी संस्कृत भाषा है, ठीक है, जो आपकी संस्कृत भाषा है उसकी मैंने आपको क्या बताया, उसमें मैंने आपको शब्द बताए, जो संस्कृत के जो शब्द है वो बताए, ताकि आप लोग उसमें हिंदी को में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि संस्कृत के शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने आपको टैग वर्ड बताए, जो संस्कृत के टैग वर्ड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बताया। फिर उसके बाद आपको सभी टाइप बता दी, वे सभी टाइप बता दी जो आपके संस्कृत में पूछी जाती है, जो आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, ठीक है, वो टाइप बता दी। उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर कराए और कुछ क्वेश्चन आंसर और अपनी तरफ से कराए। तो आज की महामैराथन क्लास में ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या काम करनी है, बस आपको अब जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सॉफ्टवेयर पर करो और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके जो नोट्स ले लेना, उस पर आप लोग जितने क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर जाओ। तो सीटेट का पेपर आपका पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। आप लोग इधर उधर की चीजों में आप लोग कुछ मत पढ़ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए एक और जरूरी बात, कल ठीक 6 बजे कल होगी आपकी सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस SST की कल आपकी महामैराथन क्लास होगी, ठीक है। तो कल आप लोग ठीक 6 बजे मेरे YouTube चैनल पर आ जाना, जिन बच्चों का कल सोशल साइंस है।
उसके अंदर मैं आपको जो एनसीईआरटी का जो आपका कंटेंट है वो आपको कराऊंगा। किसका? एनसीईआरटी का आपका कंटेंट कराऊंगा। जैसा मान लीजिए जिन बच्चों का यूपी टेट का भी एग्जाम है ना, या जिन बच्चों का और दूसरे टेट के एग्जाम है, तो कल वो भी ठीक 6 बजे आ जाना कल की एसएसटी क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉमन टॉपिक है जो सीटेट में तो आते ही आते हैं। क्यों? एनसीईआरटी जो होती है सीटेट में तो आती है, वो आपके यूपी टेट और दूसरे टेट के एग्जाम में भी देखने को मिल जाती है। तो कल ठीक 6 बजे हम लोग मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी तरफ से पूरी मेहनत आप लोगों के लिए। मैंने आपको पूरी सीडीपी कराई, आपको ईवीएस कराई, इसकी पेडागोजी रह गई है, एनसीईआरटी करा दी है, मैथ्स कराई आपको, एनसीईआरटी और न्यूमेरिकल दोनों करा दिए, हिंदी मैंने आपको कराई, संपूर्ण पेडागोजी कराई, और आज आपकी संस्कृत मैंने कंप्लीट करा दी। ठीक है, और कल आपकी सोशल साइंस कराऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी पढ़ाने के अंदर। आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और ना ही किसी प्रकार से डरना है। ठीक है, आप लोग बस मेहनत करते जाइए, पेपर आपका जरूर निकलेगा। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है सर हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो दूर फेंक दिया, अब देखो दूर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सीबीएसई वालों ने काम ही गलत करा है। बहुत से बच्चों के मेरे पास आ रहे हैं कि सर एग्जाम सेंटर दूर फेंक दिया, क्या करे? 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर फेंक दिए। अब इनके घर में से कोई जाए ना जो एग्जाम सेंटर फेंकते, तब पता लगेगा। अब बच्चे को इतनी दूर फेंक दिया, बताओ एक दिन तो बेचारे बच्चे का आने जाने में चला जाएगा। ऊपर से सर्दियों का मौसम है, अब सर्दी के अंदर बताओ, आप लोग खुद सोचिए बच्चों का कितना बेकार हाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब पता नहीं, अब इन्होंने डाल दिया तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और मैराथन क्लास को आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर देना। कल मिलेंगे ठीक 6 बजे, आप लोग आ जाना मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आपके 1-2 कमेंट्स मैं आपके देख लेता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। जी, अपने कमेंट्स बताइए। जी, नोट्स आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसी पर मैसेज करके आप लोग ले लेना। बस एक बार मैसेज डाला करो, एक बार मैसेज करने के बाद आपको डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी। अभिषेक बालियान कह रहे हैं सर जी मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूँ, 3 दिन से आपकी वीडियो देखना शुरू करी है, मैं बहुत प्रभावित हूँ, प्लीज़ बताइए कि मैं अभी आपकी क्लास ले सीटेट में पास हो जाऊंगा। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सीटेट में तो आप पास हो जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग बस फॉलो करते रहिए, मैराथन क्लास को अच्छी तरीके से देख लीजिए, और जो नोट्स दे रखे हैं उनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। इतना बड़ा एग्जाम है नहीं सीटेट का, आप लोग सीटेट से इतना डरते रहते हो। सीटेट पास करने के बाद जब आप लोग मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के लिए जाओगे, सुपर टेट के एग्जाम के लिए जाओगे, तब क्या हाल होगा? इन्हीं से तो आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब इनसे आपको मिलेगी। सीटेट तो आपके पास एक सीढ़ी है इसको पार करने की। ठीक है, तो डरिए मत, आप लोग तैयारी करते रहिए, और पूछिए अपना क्वेश्चन, कुछ आपको पूछना है तो मैं आपका जवाब दूंगा, फिर उसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। ठीक है जी। सर मेरा अलवर आया है, 21 को मेरा पेपर है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बिल्कुल मोना जी, आप जिनका पेपर है देने जरूर जाना, क्या कर सकते हैं जब इन्होंने बेकारों ने इतना दूर दूर सेंटर पे फेंक दिया। आगे देखते हैं जी। नहीं डरिए मत, संस्कृत के बाद सब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर टाइप मैंने आपको सभी बता दी, किन किन टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। अतुल वर्मा क्या कह रहे हैं? गुरुजी चरण स्पर्श, पहली बार कोई यूट्यूब स्टडी चैनल फॉलो कर रहा हूँ, पूरी तरह से आपकी क्लास इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव। बिल्कुल जी अतुल वर्मा, थैंक यू आप लोगों का। आगे देखते हैं जी। सर आपका नोट्स पढ़कर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नोट्स पेपर तो आपका यही पास करा देंगे, खाली नोट्स ही। ठीक है, पेपर पास में आप लोग इतनी टेंशन लेते हो। ठीक, बस थोड़ा चीजें समझना, रटना मत कोई भी चीज जी। और पूछे अपना क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? आपका गाजियाबाद है, चलिए ठीक है। हाँ जी, आपका क्या है? कमेंट्स ऊपर जा रहे हो, और पूछे क्वेश्चन आपका जी। अंकित कुमार आपको मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, बस इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज करके आप लोग छोड़ दिया करो, 2 बार मैसेज मत करा करिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। और क्वेश्चन पूछिए, कोई आपकी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई टेंशन हो आपको किसी भी चीज की, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो, पढ़ाई से जुड़ी, आप लोग बताइए, मैं आपका अभी लाइव बैठा हूं, आपका समाधान करूंगा, बताइए। मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम हो रही स्टार्टिंग में, देखो मॉक टेस्ट की आज की दिक्कत है क्या हुआ, मॉक टेस्ट के अंदर मैंने कुछ चीजें, कुछ नया मटेरियल ऐड करने के लिए दिया था कि यार ये नया चीज मटेरियल ऐड कर दे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब उसने क्या काम करा, मैंने उससे कहा था भाई जो भी चीज करे रात में करियो, रात को करना, क्यों रात में बच्चे सो जाते हैं, और उसके अलावा अगर तुम 2-3 घंटे के लिए रोक दोगे कोई दिक्कत नहीं। उस भाई साहब ने रात की जगह दिन के अंदर इन मटेरियल को ऐड कर दिया, कल भी साइट इनकी वजह से धीमी हो गई थी, और आज लिखा रहा है अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, अब इस भाई साहब की गलती थी, अब बताओ इसे क्या कहो, इसे डांट भी लगा दी, अब ये सॉरी बोल रहा है, तो आज ये ठीक हो जाएगी, तो दिक्कत मत लीजिए, आपके मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज आपका शुरू हो जाएगा, और आगे से हमेशा रात में ठीक करा करेगा, कभी दिन में सही नहीं करेगा। ठीक जी, पूरे यूट्यूब पर आप सबसे बेस्ट टीचर हो, चलो ठीक है जी। आगे पूछिए। और जी, साइंस की क्लास परसों हो जाएगी, जो आपकी साइंस की क्लास है वो हो जाएगी आपकी परसों हो जाएगी। ठीक है,
और कल हो जाएगी आपकी एसएसटी की क्लास। देखो मैराथन क्लास आपके एग्जाम से बहुत पहले मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था आप लोग सिर्फ किसके चक्कर में पढ़ रहे थे मोस्टली, मुझे पता है एडमिट कार्ड के चक्कर में। आपको हमेशा फैमिली की तरह गाइडेंस देता हूं मैं आपको कि फ्रेंड्स एडमिट कार्ड के चक्कर में मत पढ़िए, मत पढ़िए, कभी भी आपका जारी हो सकता है। आपका सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 4-5 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आते हैं। जो मानने वाले थे उन्होंने बात मानी, नहीं मानने वालों की तैयारी अधूरी रह गई। लेकिन मैंने अपनी मैराथन क्लास आपकी बहुत पहले शुरुआत कर दी थी, तभी मैं इतने सब्जेक्ट को कंप्लीट करा पाया हूं। ठीक है, तो अपनी अप्रोच आप लोग इसी तरीके से रखिए। ठीक, और पूछे, कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जी। अशोक कुमार कह रहे सर आप बहुत बहुत अच्छे, सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं सर, आई लाइक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है जी अशोक जी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यही स्टॉप कर देता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलेंगे ठीक 6 बजे लाइव, तो कल ठीक 6 बजे आप लोग आ जाना। तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर।